ये है ज़ॉम्बी टूटा हुआ, जिसने सच में सिर्फ अपने नंगे हाथों से धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अपनी सिर्फ 1% पावर पर ये एक कमजोर लड़की को पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल सकता है। मतलब इस बंदे को देखो भाई, सीधा सुपर सैन 3 बन जाता है। ऐसी पावर देखकर सिक्योरिटी एसोसिएशन की ये लड़की इसे रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। विलन स्क्वाड की लड़की भी इसे चाहती है। एक दुनिया को बचाना चाहती है और दूसरी चाहती है कि ये उसे बर्बाद कर दे। अब दोनों तरफ ज़ॉम्बी को पाने की लड़ाई चल रही है और हाँ, ये लड़कियां सच में इसके लिए लड़ने वाली है। वही दूसरी तरफ हमारा भाई पूरा चैड आराम से चिल कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ये समझने के लिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बंदा एक ज़ॉम्बी है। किसी को नहीं पता इसकी उम्र क्या है या ये कितने समय से गायब था। उसे सिर्फ वो गर्मियों का दिन याद है जब पूरी दुनिया ज़ॉम्बी आउटब्रेक के साथ पागल हो गई थी। अपोकलिप्स, समझ रहे हो ना? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो भाग पाता उससे पहले ही उसे काट लिया गया। तब से वो बाकी ज़ॉम्बीज के साथ ही चिल कर रहा था, बस बड़े ग्रुप का एक हिस्सा बनकर। फिर एक दिन इंसान आ गए। उनके पास ढेर सारे हथियार, गन्स और मिसाइल्स थे और उन्होंने ज़ॉम्बीज का पूरी तरह सफाया कर दिया। कुछ ज़ॉम्बीज को फ्यूल के लिए जला दिया गया और कुछ को इंसानों ने मजबूर करके परपेचुअल एनर्जी मशीन्स बना दिया, जो इंसानी शहरों को पावर दे रही थी। ज़ॉम्बी कभी समझ नहीं पाया कि ज़ॉम्बीज को इंसानों को खाना क्यों पड़ता है या इंसान उन्हें पूरी तरह खत्म करने पर इतने तुले हुए क्यों थे। लेकिन उसे एक बात पता थी, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर एक दिन वो फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस था। वो वेट लिफ्ट करता था, दौड़ता था, तैरता था और जंप करता था। वो हर मील में प्रोटीन पाउडर भी खाता था। रात में भी वो कार्डियो कर रहा होता था। आखिरकार ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, लगभग ऐसा जिसे रोका ही ना जा सके। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक बड़ी इच्छा थी। वो इंसानों का दोस्त बनना चाहता था। उस सपने को सच करने के लिए उसने हीरो वाले काम करने शुरू कर दिए। एक बार उसने इंसानी बच्चों को एक बड़ी आग से बचाया। दूसरी बार उसने सिर्फ एक हाथ से तेज रफ्तार ट्रेन रोक दी, जिससे वो एक परिवार से टकराने से बच गई। अपने ग्रुप और इंसानों के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए उसने सभी ज़ॉम्बीज को एक छोड़े हुए शहर में इकट्ठा किया। उसने एक रूल बनाया कि प्रोटीन के लिए इंसानी मांस खाने की जगह उन्हें हर दिन अंडे खाने होंगे। लेकिन आज का दिन थोड़ा खराब था। ज़ॉम्बी सुपरमार्केट में अंडे ले रहा था, तभी उसने देखा कि उसका सबॉर्डिनेट आगूब एक नए वांटेड पोस्टर पर था। उसी समय 2 रिपोर्टर्स पास में छिपकर फिल्मिंग कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो मास्क्ड आदमी, जिसे वो इंसान समझ रहे थे, सच में एक एयरप्लेन उठा सकता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। ज़ॉम्बी ने आराम से एक पूरा ट्रक एक हाथ से उठा लिया। फिर वो ट्रक के साथ सीधा ऊपर कूद गया, एटमॉस्फेयर को पार कर गया, अर्थ का चक्कर लगाया और आखिर में अपने इलाके में उतर गया। बाकी ज़ॉम्बीज उसे देखकर पागल हो गए। लेकिन 2 युवा ज़ॉम्बीज थोड़ा कंफ्यूज थे और उन्होंने पूछा कि वो ट्रक को चलाकर क्यों नहीं ले आया। ज़ॉम्बी ने बड़े कूल अंदाज में जवाब दिया कि उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था। वही दूसरी तरफ अंदर मौजूद अलग अलग बॉस लेवल ज़ॉम्बीज बेचैन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी ने दरवाजा खोला, उसकी टीम तुरंत 2 सीधी लाइनों में खड़ी हो गई। ज़ॉम्बी ने वांटेड पोस्टर अगू के सामने पटका और पूछा कि इंसान उसे फिर से क्यों ढूंढ रहे हैं। अगू हकलाते हुए समझाने लगा कि इंसानों को देखते ही वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। उसने बताया कि उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इंसानों से दूर रहने के लिए उन्हें बार बार अपना बेस बदलना पड़ता है। एक और ज़ॉम्बी वर्मिंट ने सुझाव दिया कि उन्हें इंसानों के साथ सीधी लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका चेनसॉ इस्तेमाल न होने की वजह से जंग खा रहा था। लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें इंसानों के डरावने होने के बारे में चेतावनी देने ही वाला था कि अचानक आसमान में जोरदार आवाज गूंज उठी। वो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जेट था, जो बिना किसी को पता चले उनके ठीक ऊपर पहुंच गया था। जेट के अंदर कमांडर एक जवान लड़की थी, जो डेटा स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी। उसके 2 सबॉर्डिनेट्स ने रिपोर्ट दी कि सब कुछ तैयार है और आदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया और पेलोड के बारे में पूछा। तब पता चला कि प्लेन में एक आर्म्ड न्यूक्लियर वॉरहेड था, जो 20 मिनट में फटने वाला था। नीचे जमीन पर ज़ॉम्बी ने तुरंत बड़े खतरे को महसूस कर लिया। वर्मिंट की आंखें चमक उठीं और वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए ऊपर दौड़ने को तैयार हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी ने तुरंत उसे रोक दिया, ये समझाते हुए कि इंसानों के आसपास वर्मिंट हमेशा कंट्रोल खो देता है। उसने सबको पहले बाकी ज़ॉम्बीज को इवैक्यूएट करने का आदेश दिया और कहा कि इंसानों को वो खुद संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद कई आर्मोर्ड ट्रक्स
धीरे धीरे इलाके में दाखिल हुए। उनका काम जमीन पर मौजूद किसी भी सिविलियन को ढूंढकर बाहर निकालना था। तभी मिलिट्री जेट का दरवाजा खुला। वहाँ एक जवान आदमी पूरी तरह गियर पहने हुए वहाँ खड़ा था और नीचे ज़ॉम्बीज़ की विशाल भीड़ का सामना कर रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो डींग मार रहा था कि अगर कोई बॉस ज़ॉम्बी सामने आया तो वो उसे खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ कही और एक सफेद चोगा पहना आदमी ये सब एक स्क्रीन पर देख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि ये यंग मैन बियॉन्ड एकेडमी का लगता है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वो इनके साथ थोड़ा मजा करना चाहता है। उसके बाद उसने एक लाल बटन दबा दिया। तुरंत लोगों से भरा एक पिंजरा आसमान से गिरा और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के ठीक बीच में आकर उतरा। उसी समय ह्यूमन रेस्क्यू टीम को इंसानी जीवन के संकेत मिले और वो अपने हथियार तैयार करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रेस्क्यू टीम के एक लड़की ने इशारा करके पूछा कि वो खास ज़ॉम्बी नीचे क्यों नहीं गिर रहा। वो दो कांपते हुए यंग ज़ॉम्बीज़ को देख रहे थे जो एक साथ सिमटे हुए थे और जिनके सामने ज़ॉम्बी खड़ा था। अचानक स्क्वाड लीडर ने रॉकेट लॉन्चर तान दिया। रॉकेट तेजी से उड़ा और ज़ॉम्बी को एक बड़े धमाके और आग की लपटों में घेर लिया। फिर किसी और ने कहा कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बियॉन्ड है, वही मास्क्ड हीरो जो हाल ही में लोगों की मदद कर रहा था। ये सुनकर स्क्वाड लीडर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान पर हमला कर दिया है। जैसे ही धुआं साफ हुआ, ज़ॉम्बी वहाँ बिल्कुल बिना किसी चोट के खड़ा था और हैरानी भरे चेहरे के साथ अपना सिर खुजा रहा था। उसी समय मिलिट्री जेट में मौजूद प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट दी कि एक बॉस ज़ॉम्बी मिल गया है और मार्शल को उसे रोकने के लिए जोन बी में जाने का आदेश दिया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, मार्शल मिलिट्री जेट से कूद गया और हवा में 100 मीटर नीचे गिरने लगा। जबकि रेस्क्यू टीम सिविलियंस को बाहर निकालने लगी, सफेद चोगे वाला आदमी और ज्यादा परेशानी खड़ी करने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि उन्होंने लगभग सभी सिविलियंस को बचा लिया है और माना कि हीरोज को कम नहीं आंकना चाहिए कि रेस्क्यूअर को निपटने के लिए कुछ दिलचस्प चीज देनी चाहिए। हरे बालों वाले आदमी को तुरंत इशारा समझ आ गया। जल्द ही उसके कंट्रोल में भीड़ में मौजूद ज़ॉम्बीज़ में से एक के अंदर डरावना बदलाव शुरू हो गया। ज्यादा समय नहीं लगा और वो ज़ॉम्बी एक भयानक बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर में बदल गया। ज़ॉम्बी ने दूर से ही इस बदलाव को महसूस कर लिया। तभी रेस्क्यू टीम का स्क्वाड लीडर अचानक ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ा। ज़ॉम्बी अभी भी कंफ्यूज दिख रहा था। तभी स्क्वाड लीडर ने जल्दी से उसे पकड़ा और व्हीकल की तरफ भागते हुए कहा कि किसी की जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ज़ॉम्बी को आर्मोर्ड व्हीकल के अंदर फेंकने के बाद स्क्वाड लीडर ने ड्राइवर से कहा कि जल्दी चलाओ। आर्मोर्ड व्हीकल के अंदर एक लड़की ने ज़ॉम्बी से पूछा कि वो हमेशा ज़ॉम्बी मास्क क्यों पहनता है। ज़ॉम्बी नर्वस दिखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उधर रेस्क्यू टीम के दूसरे हिस्से को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। नया म्यूटेट हुआ ज़ॉम्बी एक पूरी बस को उठाकर उनकी तरफ जोर से फेंक देता है, लेकिन किस्मत से मार्शल सही समय पर पहुंच जाता है और एक ही वार में बस को 2 हिस्सों में काट देता है। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उसे एकेडमी के स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट का मार्शल पहचान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अब वो बच गए हैं। मार्शल उन्हें जल्दी से सिविलियंस को लेकर वहां से निकलने का आदेश देता है और भरोसा दिलाता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा। वापस इवैक्यूएशन सेंटर में स्क्वाड लीडर साइड की सिचुएशन की रिपोर्ट मांग रहा था। ज़ॉम्बी जो वहाँ की हलचल सुन रहा था, उसे लगा कि वो म्यूटेट हुए ज़ॉम्बी की आवाज पहचानता है। उसे वो अपने सबॉर्डिनेट लिटिल नाइन की आवाज लगी। उसके पास बैठी लड़की उसे दिलासा देने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी वहां से निकल चुका था। म्यूटेट हुआ ज़ॉम्बी अचानक दर्द से भरी एक भयानक चीख निकालता है। मार्शल को ऐसा लगा जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर सकता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ झपटा, मार्शल ने अपनी तलवार निकाली और एक साधारण क्रॉस कट लगाया। ज़ॉम्बी के पूरे शरीर पर कई दरारें दिखाई देने लगी। जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। लेकिन जब मार्शल को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी कदमों की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। मार्शल मुड़कर देखता है और पाता है कि ज़ॉम्बी किसी तरह टूटे हुए ज़ॉम्बी के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। ज़ॉम्बी माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें उस ज़ॉम्बी की गलती नहीं थी और समझाता है कि वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुनकर मार्शल तुरंत मान लेता है कि ज़ॉम्बी भी दुश्मनों में से एक है। अपनी तलवार उठाकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले ही पल मार्शल के कपड़े किसी तरह गायब हो जाते हैं और वो एक यूटिलिटी पोल पर लटका हुआ मिलता है। मिलिट्री जेट में बैठी छोटे बालों वाली लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है और वो रिपोर्ट करती है कि मार्शल के वाइटल साइंस
सिविलियंस तेजी से गिर रहे हैं। प्रेसिडेंट ये सुनकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि मार्शल हार चुका है। वो घबरा जाती है क्योंकि अभी न्यूक्लियर वॉरहेड को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सारे सिविलियंस अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुए थे। गुस्से में प्रेसिडेंट बिजली की तरह मिलिट्री जेट से बाहर निकलती है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सफेद तलवार टकराते ही टूट जाती है। प्रेसिडेंट हैरानी से उसे देखती रह जाती है और ज़ॉम्बी उससे भी ज्यादा कंफ्यूज दिखता है। वो ये देखकर शॉक्ड रह गई और वो जोर से सोचती है कि आखिर ये चीज किस चीज की बनी हुई है। वो तुरंत कई मीटर पीछे छलांग लगा देती है। ज़ॉम्बी, जो प्रेसिडेंट के अचानक सामने आने से परेशान हो गया था, नर्वस होकर फिर से माफी मांगता है। ज़ॉम्बी को बोलते हुए सुनकर प्रेसिडेंट बुरी तरह शॉक हो जाती है और सोचती है कि शायद वो कोई ताकतवर म्यूटेंट या वेरिएंट है, लेकिन वो फैसला करती है कि ज़ॉम्बी तो आखिर ज़ॉम्बी ही है और दूसरी तलवार निकाल लेती है। वो कहती है अगर ऐसा है तो उसे अपने स्पेशल एन्चांटेड ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के लिए बनाई गई थी। प्रेसिडेंट की हरकत देखकर ज़ॉम्बी भी शॉक हो जाता है और उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही प्रेसिडेंट पूरी स्पीड से उसकी तरफ अटैक कर देती है। हालांकि उसका वार पूरी तरह मिस हो जाता है। ज़ॉम्बी उसकी अटैक से आसानी से बचकर उसके पीछे पहुंच चुका था। प्रेसिडेंट तुरंत रिएक्ट करती है, वही मूव दोहराती है, लेकिन इस बार हवा में उल्टी होकर उसके पीछे पहुंच जाती है। फिर वो पूरा 360 डिग्री स्पिन करती है और अपनी टेक्निक रेड ब्लेड क्लीव का इस्तेमाल करती है। एक पल में लाल रोशनी जिस भी चीज को छूती है वो दो हिस्सों में कट जाती है, यहाँ तक कि दोनों तरफ की इमारतें भी। इतने ताकतवर अटैक के सामने भी ज़ॉम्बी बस थोड़ा झुक जाता है और आराम से उसे डॉज कर देता है। प्रेसिडेंट चिढ़ जाती है और चिल्लाकर कहती है कि वो उसके साथ खेल रहा है, फिर दोबारा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उधर सिविलियंस का इवैक्यूएशन लगभग पूरा हो चुका था और यहाँ तक कि मार्शल, जिसे ज़ॉम्बी ने बेहोश कर दिया था, उसे भी एक व्हीकल में डाल दिया गया था। मिलिट्री जेट में मौजूद असिस्टेंट तुरंत रेडियो पर प्रेसिडेंट को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन ज़ॉम्बी के साथ चल रही भयंकर लड़ाई में प्रेसिडेंट के पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं था। कुछ ही पलों में इंसान और ज़ॉम्बी लगभग आधे शहर का चक्कर लगा चुके थे। पूरे समय ज़ॉम्बी सिर्फ प्रेसिडेंट के अटैक से बचता रहा। प्रेसिडेंट उस पर चिल्लाकर पूछती है कि वो भाग क्यों रहा है। ज़ॉम्बी कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि क्योंकि वो उसे काटने की कोशिश कर रही है। जब प्रेसिडेंट समझ जाती है कि वो उसे पकड़ नहीं पा रही, तो वो तुरंत अपनी दूसरी टेक्निक एक्टिवेट करती है, इडो लेवल 2। उसकी मैकेनिकल कर्व से अचानक बहुत सारी सफेद स्टीम निकलने लगती है। चार्ज पूरा होते ही वो इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ती है और एक पल में ज़ॉम्बी के पीछे पहुंच जाती है। फिर वो अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करती है। सिर्फ एक पल में दोनों वापस जमीन पर उतर जाते हैं। प्रेसिडेंट को लगता है कि उसने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है और वो मिलिट्री जेट को पिकअप के लिए कांटेक्ट करने लगती है। उसी समय सफेद चोगा पहना रहस्यमयी आदमी फिर से अपनी चाल चलने लगता है। सारे सिविलियंस बचा लिए गए थे, लेकिन सफेद चोगे वाला आदमी बताता है कि उनके पास एयरक्राफ्ट में अभी भी एक स्पाई मौजूद है और वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। जब हर कोई सफल रेस्क्यू का जश्न मना रहा था, तभी मिलिट्री जेट में मौजूद स्पाई अचानक न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्चर खोल देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के बटन दबा देता है। अगले ही सेकंड न्यूक्लियर वॉरहेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट से नीचे गिर जाता है। तब तक कैबिन में मौजूद दो लोगों ने स्पाई को पकड़ लिया था। जब उन्होंने ये खबर दी तो सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। तेजी से नीचे गिरते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड को देखकर प्रेसिडेंट घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी मैकेनिकल लेग बूस्टर्स का इस्तेमाल करके मिलिट्री जेट तक वापस पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वही रुक जाती है। असल में ज़ॉम्बी के साथ हुई भयंकर लड़ाई ने उसकी सारी बैटरीज खत्म कर दी थी। जब प्रेसिडेंट घबराई हुई थी, तभी ज़ॉम्बी अचानक उसके सामने आ जाता है। प्रेसिडेंट कुछ समझ पाती उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, तेजी से घुमाता है और उसे आसमान में बहुत ऊंचा फेंक देता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल सही तरीके से वापस अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर उतर जाती है। उसे संभलने में थोड़ा समय लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड सीधा ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ रहा है। इस समय वॉरहेड जमीन से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन ज़ॉम्बी का उसे डॉज करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने पैर से जमीन पर जोर लगाया और अगले ही सेकंड जमीन फट गई, क्योंकि वो खुद को हवा में उछाल चुका था। अपने लोगों की खातिर वो बहादुरी से न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ सीधा उड़ गया। जैसे ही वो वॉरहेड को छूने वाला था, ज़ॉम्बी ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई जैसे वो उसे पकड़ने वाला हो। फिर उसने पूरे वॉरहेड को पूरी तरह चपटा कर दिया। ये देखकर हर कोई पूरी तरह हैरान रह गया। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त धमाका हुआ और आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठ गया। ज़ॉम्बी पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया। जब खंडहरों के बीच आग धीरे धीरे कम होने लगी, तब मिलिट्री
जेट में मौजूद प्रेसिडेंट का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ दिखा। धुएं के बीच से एक परछाई बाहर निकली। ज़ॉम्बी आराम से अपना सिर खुजाते हुए बोला कि इस ब्लास्ट की वजह से उसकी बट में खुजली होने लगी है। उधर जेट में मौजूद कमांडर का मूड काफी खराब दिख रहा था। वो सोचने लगी कि प्रेसिडेंट को आखिर हुआ क्या है। उसने अपने सबॉर्डिनेट से कहा, जरा सोचो, प्रेसिडेंट ने पूरी जिंदगी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिताई है और अब उसे एक ज़ॉम्बी ने बचाया है। वो खुश कैसे हो सकती है? सबॉर्डिनेट ने जल्दी से उसे ठीक किया और ज़ॉम्बी की इन्फॉर्मेशन उठाकर कहा कि शायद वो गलत समझ रही है। उसने साफ किया कि ज़ॉम्बी कोई ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि वो मास्क्ड हीरो है जिसने हाल ही में ज़ॉम्बी मास्क पहनना शुरू किया है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट का चेहरा तुरंत उतर गया। अगले दिन फटे हुए कपड़े पहने एक आदमी इंसानों के शहर में पहुंचा। ज़ॉम्बी जल्दी से एक फोन बूथ के अंदर घुस गया। जब उसे पता चला कि उसके सबॉर्डिनेट्स सुरक्षित जगह पहुंच चुके हैं, तब जाकर उसे राहत मिली। लेकिन शहर में उसकी हर हरकत सर्वेलेंस कैमरास में रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे ही वो सिर्फ अंडरवियर पहनकर अपने रेंटल हाउस की तरफ लौट रहा था, सर्वेलेंस फीड देख रही प्रेसिडेंट को पता चल गया कि वो कहाँ रहता है। उसी समय ज़ॉम्बी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। स्क्रीन पर लगभग बिना कपड़ों वाले ज़ॉम्बी को देखकर वो लड़की भी पूरी तरह घबरा गई। उस दिन ज़ॉम्बी अपनी रोज वाली एक्सरसाइज कर रहा था और सोच रहा था कि उसका परिवार अब तक सेटल हुआ या नहीं। लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया। अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि वही प्रेसिडेंट थी जिसकी जान उसने अभी बचाई थी। अंदर आते ही उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़ॉम्बी का सामान उठाने का आदेश दे दिया। ज़ॉम्बी अभी भी कंफ्यूज था। तभी प्रेसिडेंट ने अचानक एक एडमिशन नोटिस निकाला और उसके सामने कर दिया। उसने बताया कि वो लोग बियॉन्ड एकेडमी से हैं और उसका एडमिशन हो चुका है। उसने ज़ॉम्बी को बताया कि आज से वो ऑफिशियली उनकी एकेडमी का मेंबर है। ये कहने के बाद उसने ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया। कई सूट पहने आदमी तुरंत आगे बढ़े और उसके आदेश पर काम शुरू कर दिया। ज़ॉम्बी ने उन्हें देखते हुए विरोध किया और पूछा कि क्या ज़ॉम्बीज भी स्कूल जा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने मजबूती से कहा कि वो सिर्फ एक इंसान है जिसे ज़ॉम्बी मास्क पहनना पसंद है और इसी तरह बेचारा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बियॉन्ड एकेडमी में दाखिल कर दिया गया। इसी समय लाल बालों वाली लड़की डॉन ने प्रेसिडेंट से कहा कि ऐसे किसी को भी कैजुअली रिक्रूट करना सही नहीं है। उसने ये भी बताया कि एकेडमी के डॉर्म्स पहले से पूरी तरह प्लान्ड है और वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्रेसिडेंट ने तुरंत जवाब दिया कि फिलहाल ज़ॉम्बी उसके साथ रह सकता है। प्रेसिडेंट के कमरे में ज़ॉम्बी पूरी तरह अलग सा लग रहा था। क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए ज़ॉम्बी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा कि क्या अब वो सच में यही रहेगा और सोएगा। प्रेसिडेंट, जिसका नाम वायोलेट था, तुरंत बोली, क्या ये बात साफ नहीं है? फिर उसने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो सच में उसके साथ सोना चाहता है। ये सुनकर ज़ॉम्बी ने जल्दी से हाथ हिलाए और कहा कि उसका वो मतलब नहीं था। हालांकि उसने माना कि वो थोड़ा क्यूरियस जरूर था। वायलेट ने बस इतना कहा कि वो गेस्ट रूम में रहेगा। ज़ॉम्बी ने एक बार फिर सच बताने की कोशिश की और कहा कि शायद वो गलती कर रही है क्योंकि वो असल में इंसान नहीं है। लेकिन वायलेट ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने पैर के निचले हिस्से के साथ कुछ करने लगी। ज़ॉम्बी हैरानी से देखता रहा। तभी वायलेट ने अपना खुद का पैर अलग कर दिया। उसने समझाया कि उसने अपने पैर खुद काटे थे। असल में जब वायलेट छोटी थी तब उसके गांव में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था। सिर्फ उसके माता पिता ही ज़ॉम्बी नहीं बने थे, बल्कि उन्होंने उसके पैरों के निचले हिस्से को काट भी लिया था। जिंदा रहने के लिए उसे अपने पैर खुद काटने पड़े थे और जो उसके माता पिता इन्फेक्टेड हो चुके थे उन्हें भी उसी ने खत्म किया था। उसी दिन से वायलेट ने कसम खा ली थी कि वो अपनी नजर के सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी को खत्म करेगी। ये सुनकर ज़ॉम्बी ने जल्दी से अपने ज़ॉम्बी होने की सच्चाई पूरी तरह छिपा ली। जब वायलेट ने पूछा कि वो क्या कहने वाला था, तब ज़ॉम्बी ने तुरंत ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और कहा कि उसने कुछ नहीं कहा था। अजीब माहौल को खत्म करने के लिए ज़ॉम्बी ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और पूछा कि बियॉन्ड एकेडमी आखिर है क्या। वायलेट ने उसका इतिहास बताया। ज़ॉम्बी आउटब्रेक को शुरू हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इंसानों को जिंदा रखने के लिए उनके पूर्वजों ने इस एकेडमी की शुरुआत की थी ताकि इन्फेक्टेड लोगों से निपटने के लिए लोगों को ट्रेन किया जा सके। ये सुनकर ज़ॉम्बी को अपना शुरुआती रूप याद आ गया जब वो पहली बार ज़ॉम्बी बना था। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि पूरा एक मिलेनियम गुजर चुका है। वायलेट ने उसे बताया कि उसे कल एकेडमी में पहुंचना होगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो लोग जरूर जांच करेंगे कि वो वहाँ से क्यों जाना चाहता है। फिर उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम वायलेट है और अगले दिन डॉन उसे एकेडमी घुमाकर दिखाएगी। ज़ॉम्बी सोचने लगा कि क्या वो इस इंसान को पहले से जानता है। वो अपने विचारों में इतना खो गया था कि जब लाल बालों वाली डॉन ने उसे आवाज दी तो वो उछल
पड़ा। ये देखकर डॉन खुद चौंक गई और तुरंत ज़ॉम्बी को डांटना शुरू कर दिया। फिर वो एकेडमी के अंदर चलने लगी और बोली कि एंट्रेंस एग्जाम का समय हो गया है। ज़ॉम्बी जल्दी से उसके पीछे भागा और पूछा कि क्या उसे सच में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तब पता चला कि एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज होती है और अगर कोई स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता तो एकेडमी उसे एडमिशन नहीं देती। कुछ ही देर में वो एग्जामिनेशन एरिया पहुंच गए। स्क्वायर पहले से ही सैकड़ों नए स्टूडेंट से भरा हुआ था और हर कोई अपने तरीके से काफी अजीब दिख रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। डॉन को आसपास देखने के लिए चढ़कर ज़ॉम्बी के सिर पर बैठना पड़ा। ज़ॉम्बी ने पूछा कि क्या एयरप्लेन उठाने वाला उसका पिछला कारनामा ये साबित नहीं करता कि उसे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डॉन ने जवाब दिया कि वहाँ एयरप्लेन उठाना कोई खास बात नहीं मानी जाती और वैसे भी कोई न्यूज पर ध्यान नहीं देता। तभी लकड़ी के पैर वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे स्टेज पर आया। उसने खुद को एग्जामिनर बताया और कहा कि सब उसे चेन कह सकते हैं, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है। उसने बताया कि एकेडमी सदियों से मौजूद है और यहाँ से बहुत से टैलेंटेड लोग निकल चुके हैं। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि सब अपने से पहले वाले स्टूडेंट्स की तरह मेहनत करेंगे और बेहतरीन बनेंगे। तभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर कोई ज़ॉम्बी स्टूडेंट्स के बीच घुस आए तो क्या होगा। चेन ने आराम से जवाब दिया कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और फिर सबके सामने उसकी कास्ट्रेशन की जाएगी। ये सुनते ही ज़ॉम्बी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ। पहला टेस्ट स्पीड कंपटीशन का था। जैसे ही स्टार्टिंग शॉट की आवाज आई, सारे स्टूडेंट्स तीर की तरह आगे निकल गए। सिर्फ 3 सेकंड्स में एक स्टूडेंट पूरा ट्रैक घूमकर वापस भी आ गया। वही ज़ॉम्बी अपनी जगह खड़ा था और पूरी तरह कंफ्यूज लग रहा था। कुछ देर बाद दूसरा टेस्ट शुरू हुआ जो शूटिंग का था। डॉन ने स्टाइल से अपनी गन उठाई और एक साथ कई बुलेट्स चला दी। अगले ही पल टारगेट्स पर लगे सारे डमी हेड्स उड़ चुके थे। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए ज़ॉम्बी पूरे समय लो प्रोफाइल में रहने की कोशिश कर रहा था। हर टेस्ट में उसके मार्क्स बस पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर थे। जहां 100 मीटर 10 सेकंड से कम में दौड़ना था, वहां उसने 9.5 सेकंड्स में दौड़ पूरी की। जहां शॉट पुट 80 मीटर से ज्यादा फेंकना था, वहां उसने उसे ठीक 80.1 मीटर तक फेंका। लेकिन उसकी ये हरकतें फिर भी एग्जामिनर की नजर में आ गई। चेन अपने हाथ में मौजूद डेटा को देखकर सोच में पड़ गया। ज़ॉम्बी हर सब्जेक्ट में बस पासिंग मार्क से थोड़ा ऊपर था, लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट ने उसे बहुत ताकतवर बताया था। उसे लगने लगा कि शायद ज़ॉम्बी जानबूझकर खुद को कमजोर दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद अगला टेस्ट आया जो जैवलिन थ्रो का था। लाल बालों वाले एक लड़के ने अपनी पूरी ताकत से जैवलिन फेंका। वो इतनी तेज निकला कि एक पल में जाकर टारगेट डमी के निचले हिस्से में घुस गया। ये देखकर ज़ॉम्बी की रीढ़ में फिर से ठंडक दौड़ गई। उसने देखा कि वेलिन 3 ज़ॉम्बी टारगेट्स को चीरता हुआ निकल गया था। इसके बाद भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई और आखिर में वो 32 किलोमीटर दूर लगे एक रोड साइन में जाकर धंस गया। अब ज़ॉम्बी की बारी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस लाल बालों वाले लड़के ने उसे नापसंदगी भरी नजरों से देखा, लेकिन ज़ॉम्बी ने ध्यान नहीं दिया और जैवलिन उठाने लगा। उसका इरादा बस पास होने लायक थ्रो करने का था। तभी चेन ने उसे रोक दिया। ये देखकर आसपास मौजूद काफी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। चेन ने कहा कि स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट ने उसके लिए गारंटी दी थी कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके मार्क्स हमेशा बस पासिंग लेवल के आसपास रहते हैं। उसने पूछा कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। बाकी सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी जानबूझकर खुद को रोक रहा है। चेन ने कहा कि इससे उसे शक होने लगा है कि शायद ज़ॉम्बी इंसान ही नहीं है। ज़ॉम्बी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि वो इंसान ही है। तब चेन ने कहा कि अगर वो जैवलिन को 3 किलोमीटर दूर फेंक दे तो उसे पास मान लिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे स्पाई होने के शक में कास्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही ज़ॉम्बी पूरी तरह सुन्न रह गया। ज़ॉम्बी बनने के बाद से वो हमेशा छिपकर जी रहा था। वो रोज एक्सरसाइज करता था ताकि इंसानों के हाथ न लगे और उसे पकड़कर एनर्जी मशीन न बना दिया जाए। कुछ सोचने के बाद ज़ॉम्बी ने फैसला किया कि इस बार वो जैवलिन को अपनी पूरी ताकत से फेंकेगा। उसने जैवलिन उठाया, उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दी और उसी पल पूरी एग्जामिनेशन फील्ड में ताकत की एक जबरदस्त लहर फैल गई। अगले ही सेकंड जैवलिन सीधा स्पेस में पहुंच गया। उसने रास्ते में एक सैटेलाइट को आर पार चीर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका और सीधा मून की तरफ बढ़ता रहा। ज़ॉम्बी का थ्रो इतना ताकतवर था कि एग्जामिनेशन एरिया में खड़े स्टूडेंट्स जमीन से ऊपर उठ गए। चेन जमीन को देखता रह गया जो ज़ॉम्बी के पैर के नीचे कुचल चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो जैवलिन मून को भी आर पार करके
उसमें छेद कर चुका है। ज़ॉम्बी सच में धरती का सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी था। ऐसा ज़ॉम्बी जो नंगे हाथों से न्यूक्लियर वॉरहेड पकड़ सकता था और एक जैवलिन थ्रो से मून में छेद कर सकता था। उसी समय डॉन खुशी से ज़ॉम्बी के पास दौड़कर आई और उसकी तारीफ करने लगी कि वो कितना शानदार है। ज़ॉम्बी थोड़ा शर्माते हुए बोला कि उसने बस अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मून में बने उस छेद की वजह से एक एस्टेरॉयड भी बन चुका था। क्वालिफिकेशन पूरा होने के बाद ज़ॉम्बी ने पूछा कि क्या अब वो घर जा सकता है। डॉन ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि उसकी ताकत के साथ तो वो आसानी से किसी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन सकता है। उसने समझाया कि डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके पास बहुत इन्फ्लुएंस होगा। वो आर्मी को कमांड कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है और गवर्नमेंट उसे चलाने के लिए एक पूरा शहर भी दे सकती है। डॉन ने कहा, मैच तो बस डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट के स्टाफ जैसे होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही अनगिनत ज़ॉम्बी रेजिडेंट्स थे। इसके बाद डॉन उसे बायोटेक डिपार्टमेंट ले कर गई, जो नए गियर और वेपन्स बनाने का लॉजिस्टिक्स हब भी था। वहाँ ज़ॉम्बी की नजर 4 लोगों की एक फैमिली फोटो पर पड़ी। डॉन ने बताया कि चश्मा पहने आदमी प्रोफेसर जेमी है, जो पहले डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट थे। उसने बताया कि अपनी पत्नी की मौत के बाद वो ज़ॉम्बीज और इंसानों से जुड़े खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में डूब गए थे। आखिरकार एकेडमी ने उन्हें निकाल दिया और उनके खिलाफ फिनिश ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। फोटो में मौजूद दोनों आदमी उन्हीं रहस्यमयी लोगों जैसे दिख रहे थे जिन्होंने पहले परेशानी खड़ी की थी। तभी एक लड़की उनके पास आई और पूछा कि क्या वो नए स्टूडेंट है। ज़ॉम्बी ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। डॉन ने बताया कि ये लड़की प्रोफेसर जेमी की गोद ली हुई बेटी है और अब बायोटेक डिपार्टमेंट की एक्टिंग प्रेसिडेंट है। बायोटेक प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए। डॉन ने कहा कि उसे ऐसा गियर चाहिए जिससे वो आसानी से अपने वेपन्स कैरी कर सके, जैसे ऐसी ट्राउजर्स जिनके अंदर वो अपनी गैटलिंग गन छिपा सके। लड़की के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर उसने ज़ॉम्बी की तरफ देखा। ज़ॉम्बी कुछ देर सोचने लगा। उसे वेपन्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर क्लैश के बाद उसके कपड़े फट जाते थे। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे ऐसे कपड़े मिल जाएं जो कभी न टूटे तो वही सबसे बढ़िया रहेगा। उन दोनों की रिक्वेस्ट सुनकर बायोटेक प्रेसिडेंट पूरी तरह चुप रह गई। उधर स्वॉर्ड डिपार्टमेंट में पहले हार चुका मार्शल घुटनों के बल बैठा था और काले स्टॉकिंग्स पहने नीले बालों वाली लंबी लड़की उसे डांट रही थी। मार्शल समझा रहा था कि जिसने उसे हराया था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ा था और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक यूटिलिटी पोल पर लटका हुआ था। ये सुनते ही लड़की की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने अपनी किताब नीचे रखी और धीरे धीरे उसके पास आकर पूछा कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने उसके साथ ऐसा किया। उधर क्लास में टीचर समझा रहा था कि ट्रैप्स को कैसे पहचाना जाता है और ज़ॉम्बीज को कैसे पकड़ा जाता है। नीचे बैठा ज़ॉम्बी बड़े ध्यान से नोट्स लिख रहा था। डॉन उसकी तरफ झुककर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। ज़ॉम्बी बिना ऊपर देखे जवाब देता है कि उसे ये जरूरी बातें वापस जाकर अपने परिवार को बतानी है। ये सुनकर डॉन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। तभी लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई कि सभी नए स्टूडेंट्स तुरंत जिम्नेजियम में पहुंचे। थोड़ा कंफ्यूज होने के बावजूद ज़ॉम्बी और डॉन आइसक्रीम खाते हुए मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए और सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वायोलेट वहां आ गई और दोनों को ढंग से बिहेव करने को कहा, क्योंकि ये बहुत जरूरी मीटिंग थी। कुछ दूरी पर खड़ी एक लंबी नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की ज़ॉम्बी को ध्यान से देख रही थी। उसका नाम झंग लैनची था और वो स्वॉर्ड डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट थी। स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट की वायोलेट और झंग लैनची कई सालों से राइवल्स थी, इसलिए वो खुद देखने आई थी कि वायोलेट जिस ज़ॉम्बी को लेकर आई है वो आखिर कितना ताकतवर है। ज़ॉम्बी का आराम वाला एटीट्यूड देखकर झंग लैनची ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा कि बाद में उसकी टेस्टिंग करनी होगी। उसी दौरान जिम्नेजियम के एंट्रेंस पर कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई दिए। सबसे आगे चीफ था, जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट था। चीफ को अंदर आते देख वहाँ मौजूद सभी लोग सम्मान में झुक गए। डॉन ने देखा कि ज़ॉम्बी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसका सिर नीचे दबाकर चीफ को बो करने पर मजबूर कर दिया। उसी समय चीफ ने झंग लैनची की तरफ देखा और उसे कोई परेशानी खड़ी न करने की चेतावनी दी। ये सुनकर झंग लैनची के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो तुरंत वहाँ से चली जाएगी। उसके सबॉर्डिनेट ने पूछा कि क्या वो सच में ज़ॉम्बी को ऐसे ही छोड़ दे। झंग लैनची मुस्कुराई और बोली कि चीफ का मामला ज़ॉम्बी से ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि वो सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों की इज्जत करती है। चीफ वायोलेट के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी मेहनत की तारीफ की। ज़ॉम्बी ने डॉन से पूछा कि ये चीफ आखिर है कौन।
दौरान डॉन को लगा कि शायद ज़ॉम्बी उससे जल रहा है, इसलिए उसने चीफ की पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। असल में चीफ प्रोफेसर जेमी की सबसे बड़ी क्रिएशन था। वो इंसानों का इवोल्व्ड वर्जन था। हजारों टेस्ट सब्जेक्ट्स में से सिर्फ वही जिंदा बच पाया था। प्रोफेसर जेमी के एकेडमी से निकाले जाने के बाद चीफ ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट की शुरुआत की। जिस शहर पर उसका राज था वहाँ पिछले 10 सालों से कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं हुआ था और जो भी ज़ॉम्बी उसके रास्ते में आता वो राख बन जाता। ये सुनते ही ज़ॉम्बी की रीढ़ में फिर से ठंडक दौड़ गई। तभी चीफ ने मीटिंग शुरू की। पता चला कि जिस स्पाई को पकड़ा गया था उसने अभी तक कुछ नहीं बताया था। जब ज़ॉम्बी को पता चला कि वही स्पाई था जिसने चुपके से न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च किया था तो उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर उसी की वजह से उस पर बॉम्ब गिराया गया था। प्रोफेसर जेमी के बारे में चल रही चर्चा सुनकर ज़ॉम्बी सोचने लगा कि शायद ज़ॉम्बीज का खतरा तो काफी पहले खत्म हो चुका है और अब सारी लड़ाई सिर्फ इंसानों की आपसी लड़ाई है। डॉन ने बताया कि मामला सच में कुछ ऐसा ही है। तभी चीफ ने सबके सामने एक चैलेंज रखा। उसने कहा कि जो भी उस स्पाई से प्रोफेसर जेमी की छिपने की जगह उगलवा देगा उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये सुनते ही जिम्नेजियम में मौजूद नए स्टूडेंट्स खुशी से उछल पड़े। सब अपने हाथ उठाकर कोशिश करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पूरे 2 घंटे बीत गए और स्पाई ने मुंह नहीं खोला। चाहे दर्द दिया गया हो, नकली कास्ट्रेशन की गई हो या किसी और तरह की टॉर्चर, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। हालत तो इतनी अजीब हो गई कि कुछ स्टूडेंट्स ढोल और घंटियां बजाने लगे, जबकि कुछ लोग धार्मिक मंत्र तक पढ़ने लगे। ये सब देखकर वायलेट का सिर दर्द करने लगा। उसने ज़ॉम्बी से पूछा कि क्या उसके पास स्पाई से सच बुलवाने का कोई तरीका है। तुरंत डॉन ने हाथ खड़ा किया और ज़ॉम्बी को वॉलंटियर कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि ज़ॉम्बी खुद भी आगे आ गया और बोला कि वो कोशिश करेगा। ये देखकर डॉन तक हैरान रह गई। ज़ॉम्बी हमेशा लो प्रोफाइल में रहता था, फिर आज वो खुद आगे क्यों आया? असल में ज़ॉम्बी जानना चाहता था कि उसके सबॉर्डिनेट्स अचानक अपना कंट्रोल क्यों खो रहे थे। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उस कमरे में पहुंचा जहां स्पाई को रखा गया था। स्पाई ने बिना किसी डर के ज़ॉम्बी की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। उसने कहा कि जो टॉर्चर करना है कर लो, लेकिन काफी देर तक ज़ॉम्बी बस चुपचाप खड़ा रहा। स्पाई उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या एकेडमी में भेजने के लिए कोई और नहीं बचा था। फिर उसने कहा कि वो कास्ट्रेशन से भी नहीं डरता। तो क्या ज़ॉम्बी उसे गुदगुदी करने आया है? लेकिन ज़ॉम्बी को गुस्सा नहीं आया। उसने बस शांति से कहा, खड़े हो जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, स्पाई सच में खड़ा हो गया। ये देखकर बाहर खड़े लोग पूरी तरह हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। असल में ज़ॉम्बी ने बहुत तेजी से स्पाई के हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया था और उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस डाल दिया था। वायरस तेजी से फैलता हुआ उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर गया। अब स्पाई पूरी तरह ज़ॉम्बी के कंट्रोल में था। उसने अपना नाम भी बता दिया और ज़ॉम्बी के हर सवाल का जवाब भी देने लगा। ये देखकर डॉन और वायोलेट दोनों की बोलती बंद हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज़ॉम्बी लोगों के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद ज़ॉम्बी ने पूछा कि जो ज़ॉम्बीज पहले शांत रहते थे वो अचानक कंट्रोल क्यों खोने लगे। स्पाई ने बताया कि प्रोफेसर जेमी ने पूरे शहर में एक खास ड्रग फैला दी थी। जो भी ज़ॉम्बी उस ड्रग के संपर्क में आता वो पूरी तरह पागल हो जाता। उसने बताया कि प्रोफेसर जेमी जानबूझकर उन ज़ॉम्बीज को बियॉन्ड एकेडमी के लोगों से लड़वा रहा था ताकि डेटा इकट्ठा किया जा सके। ज़ॉम्बी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। स्पाई ने कहा कि उसे सही वजह नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर जेमी किसी बहुत बड़े मकसद के लिए डेटा जमा कर रहा है। आखिर में उसने प्रोफेसर जेमी की छिपने की जगह भी बता दी, एच सिटी के नीचे जमीन से 500 मीटर अंदर। तभी ज़ॉम्बी मुड़ा और ज़ॉम्बी लैंग्वेज में उससे कहा कि उसने उसके दिमाग में वायरस डाल दिया है और वो चाहे तो उसी वायरस से उसकी जान ले सकता है। जैसे ही ज़ॉम्बी ने अपनी बात खत्म की, स्पाई ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। जब ज़ॉम्बी इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकला तो वहाँ मौजूद हर कोई उसे डर के साथ देख रहा था। यहाँ तक कि वायोलेट को भी ठंडा पसीना आने लगा था। लेकिन स्वॉर्ड डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट जियांग लैंजी की आंखों में डर नहीं बल्कि साफ दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। चीफ ने ताली बजाई और ज़ॉम्बी की तारीफ की। उसने कहा कि अब नई जनरेशन सच में आगे आ रही है। इसके बाद उसने ज़ॉम्बी को वाइस प्रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने साथ चलने को कहा। ये सुनकर लैंड को अजीब लगा। वो सोचने लगी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होने लगा। जब उसने ज़ॉम्बी को चीफ के पीछे जाते देखा तो वो भी अपने सबॉर्डिनेट के साथ चुपके से पीछे निकल गई। उधर 500 मीटर नीचे किसी ने प्रोफेसर जेमी को बताया कि स्पाई सब कुछ उगल चुका है, लेकिन जेमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा कि एकेडमी वालों को आने दो, उसका हरे
बालों वाला सबॉर्डिनेट शॉक था। लेकिन जेमी बोला कि एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका है और वो चाहता है कि सब एक नई लाइफ फॉर्म का जन्म अपनी आंखों से देखें। इधर चीफ ज़ॉम्बी को एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में ले आया। ज़ॉम्बी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी जगह पर क्यों आए हैं। तभी चीफ ने पूछा कि उसने इंसानों की लैंग्वेज बोलना कब सीखा। ज़ॉम्बी शॉक रह गया, लेकिन जवाब देने से पहले ही चीफ ने अपनी आर्म कैनन चला दी। एक ही शॉट में ज़ॉम्बी का सिर उड़ गया। पीछे छिपी लैन भी ये देखकर शॉक रह गई। चीफ मुस्कुराते हुए बोला कि ज़ॉम्बीज सिर पर चोट के सामने कमजोर होते हैं, लेकिन अगले ही पल बिना सिर वाला ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है। तभी कई रोबोट्स नीचे उतरते हैं और ज़ॉम्बी पर अटैक शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी भी तुरंत जवाब देता है और अपने नंगे हाथों से सारे रोबोट्स तोड़ देता है। ये देखकर चीफ तक शॉक रह जाता है। बिना सिर के भी ज़ॉम्बी पहले जैसा ही ताकतवर था। लैन और उसका सबॉर्डिनेट भी कुछ समझ नहीं पाते। अचानक ज़ॉम्बी चीफ के सामने पहुंच जाता है। दोनों के बीच तेज फाइट शुरू हो जाती है। उसकी पार्टिकल कैनन का शॉट ज़ॉम्बी को नहीं लगा क्योंकि ज़ॉम्बी झुककर बच गया। चीफ समझ नहीं पा रहा था कि बिना सिर के भी ये इतना तेज कैसे है, लेकिन सोचने का समय नहीं था क्योंकि ज़ॉम्बी का मुक्का पहले ही उसकी तरफ आ चुका था। आखिरी पल में चीफ तेजी से पीछे हटा और कई मीटर दूर जाकर दूरी बना ली। लैन का सबॉर्डिनेट चीफ को लेकर परेशान था, लेकिन लैन जानती थी कि चीफ अभी बस सीरियस होना शुरू हुआ है। इसी दौरान ज़ॉम्बी के शरीर में बदलाव आने लगा। उसका सिर जो कुछ देर पहले उड़ चुका था अचानक वापस उग आया। ये देखकर लैन और उसका सबॉर्डिनेट पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का क्रीचर है। ज़ॉम्बी ने शांति से कहा कि उन्हें बात करके मामला सुलझाना चाहिए। वो सच में चीफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर चीफ अपनी गर्दन पर बने उस छोटे निशान को महसूस कर रहा था जो ज़ॉम्बी छोड़ गया था। धीरे धीरे उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारने शुरू किए और पूछा कि क्या ज़ॉम्बी उसका दिमाग भी कंट्रोल करना चाहता है। फिर उसने कहा कि ज़ॉम्बी की किस्मत खराब है। तभी एक रोबोट हवा में उड़ता हुआ आया। चीफ तक पहुंचते ही वो कई टुकड़ों में टूट गया और तुरंत उसके शरीर से जुड़ गया। सफेद धुआं हटते ही चीफ पूरी मैकेनिकल आर्मों में दिखाई दिया। उसने कहा कि वो एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है और वो कभी ज़ॉम्बी से बात नहीं करता। फिर उसने ज़ॉम्बी से कहा कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि वो पहला इंसान है जिसने उसे इस फॉर्म में देखा है। ये कहकर चीफ जबरदस्त स्पीड से ज़ॉम्बी पर टूट पड़ा। एक पल में ज़ॉम्बी की ठुड्डी पर जोरदार किक लगी। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर भी नहीं पाया था कि चीफ उसके नीचे पहुंच गया और उसकी छाती पर एक ताकतवर पंच मार दिया। उस अटैक की ताकत से ज़ॉम्बी 100 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया। लड़ाई देख रहे दोनों लोग पूरी तरह चुप रह गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, क्या ये चीफ की असली ताकत है? इसके बाद चीफ उड़कर ज़ॉम्बी के ऊपर पहुंच गया और लगातार इतने अटैक्स किए कि ज़ॉम्बी पिनबॉल की तरह आसमान में उछलता रहा। अनगिनत पंचेस मारने के बाद चीफ को लगा कि अब काफी हो गया। वो टेलीपोर्ट होकर ज़ॉम्बी के सामने पहुंचा और उसे पूरी ताकत से जमीन में दे मारा। जैसे ही ज़ॉम्बी जमीन से टकराया, CHIF की छाती लाल एनर्जी से चमकने लगी। अगले ही पल उसने ज़ॉम्बी पर एक ताकतवर एनर्जी बीम छोड़ दी जिसकी ताकत आसपास की इमारतों को मिटाने के लिए काफी थी। चीफ ने अटैक रोक दिया और राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब ज़ॉम्बी पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही धुआं हटा ज़ॉम्बी बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। ये देखकर चीफ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसी समय ज़ॉम्बी ने आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि सैकड़ों मीटर दूर खड़ी लैन और उसका सबॉर्डिनेट तक अपने पैरों पर नहीं टिक पाए। चीफ की मैक सूट भी उस प्रेशर से तुरंत टूटने लगी। जब ज़ॉम्बी ने दहाड़ना बंद किया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा, तब लड़ाई देख रहे दोनों लोगों के चेहरे पर साफ डर था क्योंकि ज़ॉम्बी अपने सेकंड फॉर्म में बदल चुका था। उसके बदलते ही अजीब मौसम शुरू हो गया। एक भयानक टाइफून ज़ॉम्बी के आसपास घूमने लगा और उसका असर पूरे शहर के आसमान तक पहुंच गया। दूर खड़ी डॉन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक थी। वही लैन इतनी डर गई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जब हर कोई कंफ्यूज था, तब ज़ॉम्बी ने कहा कि उसने उन्हें बात करके मामला सुलझाने के काफी मौके दिए थे। चीफ कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन जैसे ही वो जवाब देने वाला था, ज़ॉम्बी ने अपना सिर टेढ़ा किया और एक डरावनी मुस्कान दी। फिर उसने पूछा, तो बताओ तुम मरना कैसे पसंद करोगे? ये देखकर लैन और उसका सबॉर्डिनेट पूरी तरह डर गए क्योंकि सिर्फ ज़ॉम्बी का रूप नहीं बदला था, उसकी पर्सनैलिटी भी पहले से अलग लग रही थी। दोनों ने तुरंत अपनी जान बचाने को सबसे पहले रखा और पूरी स्पीड से भागने का फैसला कर लिया। लेकिन चीफ वही खड़ा रहा। उसने अपनी हालत की जरा भी परवाह नहीं की और घमंड से कहा कि आज तक कोई ज़ॉम्बी उसे डरा नहीं पाया है। ये कहकर उसने बदले हुए ज़ॉम्बी को खुला चैलेंज दे दिया। उधर काफी दूर निकल चुकी लैन और उसका सबॉर्डिनेट सोच रहे थे कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी एक परछाई बिजली की तरह उनके पास से गुजरी। दोनों शॉक रह गए
जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी के एक पंच ने चीफ को उड़ाकर फेंक दिया था। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ज़ॉम्बी उनके सामने टेलीपोर्ट हो गया। चीफ घबराकर अपने रोबोट्स को बुलाने लगा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ज़ॉम्बी ने उन्हें उड़ा दिया और एक और बड़ा ब्लास्ट हो गया। शॉकवेव की वजह से हवा में मौजूद लैन और उसका सबॉर्डिनेट भी नीचे गिर पड़े। चीफ चिल्लाकर उनसे बोला कि उस खतरनाक ज़ॉम्बी को खत्म करने में उसकी मदद करें, लेकिन लैन का इसमें पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। वो गुस्से में बोली कि आखिर चीफ ने उसे छेड़ा ही क्यों था। इसके बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए, लेकिन ज़ॉम्बी वही खड़ा रहा। उसने पीछा नहीं किया। उसने अपना दाया हाथ उठाया और पूरी ताकत से जमीन में घुसा दिया। अगले ही पल पूरा शहर हिलने लगा। भाग रही लैन अचानक शॉक रह गई जब उसके सामने सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन से उठकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। आसपास मौजूद लोग भी अचानक जमीन से निकलती सड़कों की चपेट में आ गए। तभी सबको पता चला कि ज़ॉम्बी ने पूरे नए डेवलपिंग सिटी को ही उठा लिया है। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। सबको लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दूर खड़ी डॉन भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक पूरा सुनसान शहर हवा में उठ गया है। उसी समय बैटलफील्ड में ज़ॉम्बी ने फिर ताकत लगाई। एक धमाके के साथ वो चीफ की तरफ इतनी तेजी से बढ़ा कि अगले ही पल उसका हाथ चीफ के माथे पर था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ज़ॉम्बी ने पूछा, अब डर लग रहा है? फिर उसने कहा कि वो रोबोट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन चीफ का दिमाग मशीन का नहीं लगता। चीफ का सिर पकड़ते ही अनगिनत ज़ॉम्बी वायरसेस उसके दिमाग में फैल गए और पूरे ब्रेन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ज़ॉम्बी ने चीफ की कुछ यादें देखी। हैरानी की बात यह थी कि इतना ताकतवर चीफ भी एक दुख भरी जिंदगी जी चुका था। जब वो सिर्फ 5 साल का था तब उसके माता पिता एक हादसे में मर गए थे। उसके बाद प्रोफेसर जेमी उसे पकड़कर ह्यूमन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले गया था। यानी उसके सिर के नीचे का लगभग पूरा शरीर अब इंसानी नहीं रहा था। ये सब देखकर ज़ॉम्बी को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा कि अगर ऐसे जीना पड़ता है तो शायद वो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा एक वॉकिंग कॉर्प्स है। ये सोचकर ज़ॉम्बी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और चीफ को छोड़ दिया। नीचे से देख रही लैन तुरंत दौड़ी और मुश्किल से जिंदा बचे चीफ को संभाल लिया। वो ये जानकर भी डर गई थी कि ज़ॉम्बी लोगों की मेमोरीज भी पढ़ सकता है। उस रात ज़ॉम्बी जल्दी से अपने डॉम वापस आया और अपना सामान पैक करने लगा। उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। अब जब उसकी असली ताकत सबके सामने आ चुकी थी तो सबसे अच्छा रास्ता भाग जाना था। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान लेकर निकलने वाला था, वायलेट उसके सामने आ गई। ज़ॉम्बी बेबस हो गया। वो सच में एक अच्छा ज़ॉम्बी था और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था, लेकिन अपनी आजादी के लिए वो पलटा और वायलेट की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वायलेट ने एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर उसके सामने कर दिया। उसने कहा कि आज से वो ऑफिशियली बियॉन्ड एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये सुनकर ज़ॉम्बी पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया, लेकिन लेटर बिल्कुल असली लग रहा था। उसने पूछा कि क्या इस पर चीफ ने खुद सील लगाई है और क्या उसने कुछ और भी कहा था। वायलेट ने सिर टेढ़ा करके कहा कि चीफ ने बस इतना कहा था कि ज़ॉम्बी बहुत अच्छा इंसान है। उधर दूसरी तरफ जब लैन को पता चला कि चीफ ज़ॉम्बी को अपने पास रखना चाहता है तो वो शॉक रह गई, लेकिन चीफ ने कहा कि अब ये मायने नहीं रखता कि ज़ॉम्बी इंसान है या ज़ॉम्बी। सबसे जरूरी बात यह है कि वो प्रोफेसर जेमी को पकड़ने में उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद चीफ ने लैन से ऑपरेशन की तैयारी के बारे में पूछा। लैन ने कहा कि सब कुछ तैयार है और वो लोग तुरंत निकल सकते हैं। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि इस बार वो प्रोफेसर जेमी को जरूर पकड़ लेंगे। सीन एक सुनसान टाउन में बदलता है। वहाँ वर्मिंट गुस्से में चिल्ला रहा था कि इंसानों ने उनके किंग को पकड़ लिया है। उसने पूछा कि अगर इंसान उनके किंग को उनसे छीन ले तो वो क्या करेंगे। बाकी ज़ॉम्बी सबॉर्डिनेट्स चिल्लाने लगे कि वो इंसानों को खत्म कर देंगे और अपने किंग को वापस ले आएंगे। हालांकि कुछ ज़ॉम्बीज का कहना था कि उनका किंग पकड़ा ही नहीं जा सकता। कुछ शांत दिनों के बाद अचानक समुद्र में एक एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई दिया। कमांड सेंटर में खड़ा चीफ माइक्रोफोन पकड़कर चिल्ला रहा था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है और उन्हें हर हाल में प्रोफेसर जेमी को पकड़ना होगा। कुछ देर बाद वो लोग उस बर्बाद शहर में पहुंच गए जहां प्रोफेसर जेमी छिपा हुआ था। उधर ज़ॉम्बी और डॉन शहर में ऐसे घूम रहे थे जैसे विंडो शॉपिंग कर रहे हों। तभी अचानक इंसानी आर्म्ड फोर्सेस का एक ग्रुप उनके सामने आ गया। जैसे ही उन्होंने ज़ॉम्बी को देखा, सभी सीधे खड़े हो गए और उसे सैल्यूट करने लगे। ये देखकर ज़ॉम्बी पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया। तभी एक कैप्टन आगे आया और बोला कि आज से 120,000 लोगों वाली 56
एथ रेजिमेंट वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी के आदेश मानेगी। प्रोफेसर जे एमी को पकड़ने के लिए चीफ ने ज़ॉम्बी को पूरी इंसानी सेना कमांड करने के लिए दे दी थी। अपने सामने खड़े 120,000 सोल्जर्स को देखकर ज़ॉम्बी मजाक में पूछ बैठा कि अगर वो अभी उन्हें अपनी जान लेने को कहें तो क्या वो ऐसा भी कर देंगे। उसके बोलते ही एक सोल्जर ने तुरंत ग्रेनेड निकाल लिया और चिल्लाया, सर ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ये देखकर ज़ॉम्बी पूरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। कोई कह रहा था कि उसे समझ नहीं आता कि इतनी जरूरी पोजीशन पर किसी न्यूबी को क्यों बैठाया गया है। उसने ज़ॉम्बी को सलाह दी कि बाद में वो उनके पीछे छिप कर रहे ताकि गलती से घायल न हो जाए। ज़ॉम्बी ने पूछा, क्या तुम लोग स्टेनलेस स्टील एकेडमी के स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के 2 हेड्स हो? उधर एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्मोर पहना एक जवान आदमी ताना मार रहा था। ये स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ गैंग था। उसने कहा, क्या बियॉन्ड एकेडमी के पास कोई नहीं बचा था जो इतनी जरूरी जगह की रक्षा के लिए एक रुकी को भेज दिया? वायोलेट ने तुरंत जवाब दिया कि उसे यहाँ मदद के लिए बुलाया गया है, उनके काम में टांग अड़ाने के लिए नहीं। फिर उसने पूरे भरोसे से कहा कि ज़ॉम्बी उसे रोने तक पीट सकता है। ये सुनकर स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। हालांकि उसने कहा कि वो पहले ही रीइंफोर्समेंट्स भेज चुका है। उधर प्रोफेसर जेमी के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में एक सबऑर्डिनेट ने बताया कि सभी लोग शहर में घुस चुके हैं। मिंगजी मुस्कुराया और बोला, ज़ॉम्बीज को छोड़ दो। जैसे ही उसने बटन दबाया, अनगिनत ज़ॉम्बी और उसकी टीम की तरफ दौड़ पड़े। तभी हरे बालों वाले सबऑर्डिनेट ने ज़ॉम्बी होड़ में कुछ अजीब देखा। असल में वर्मेंट इंसानों पर अटैक करने के लिए ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके लाया था। लेकिन अगले दिन सिर्फ एक ज़ॉम्बी उसके साथ आया। वो भी उसे पेट्रोल का एक कैन देकर तुरंत भाग गया। जाते जाते उसने कहा कि वो किंग के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर वर्मेंट बेबस होकर बोला कि बस किंग को इस बारे में मत बताना। फिर उसने बाकी सबको डरपोक कहा और दावा किया कि वो अकेला ही सारे इंसानों को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर हवा में तैर रहे एक हरे कैप्सूल पर पड़ी और उसने जिज्ञासा में उसे सूंघ लिया। ये देखकर हरे बालों वाला सबऑर्डिनेट खुशी से उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस ज़ॉम्बी के एट्रीब्यूट्स इतने ऊंचे होंगे। वो हंसते हुए बोला, चलो वर्मेंट, दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। उधर जमीन पर कमजोर ज़ॉम्बीज जल्दी ही खत्म कर दिए गए। उन्हें देखकर ज़ॉम्बी ने डॉन से पूछा, क्या ये हमारे ग्रुप के ज़ॉम्बीज नहीं है? डॉन ने तुरंत मुंह घुमा लिया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तभी स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि कमजोर लोगों को घर जाकर अपनी माँ के पास बैठना चाहिए और रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही दूर से कई जोरदार दहाड़े सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो वहाँ वर्मेंट खड़ा था। ज़ॉम्बी कंफ्यूज हो गया और पूछा, वर्मेंट यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन वर्मेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद पेट्रोल का कैन उठाया और पूरा पी गया। ये देखकर डॉन पूरी तरह शॉक रह गई। अगले ही पल वर्मेंट ने अपनी चेनसॉ की कॉर्ड खींची और इंजन की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। फिर उसने आसमान की तरफ दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से सबकी तरफ दौड़ पड़ा। आसपास की इमारतें तक कांपने लगी और उसके रास्ते में खड़ी डॉन हवा में उछल गई। लेकिन ज़ॉम्बी अपनी जगह से हिला तक नहीं। डॉन डरकर चिल्लाई, ये आखिर है क्या? कंट्रोल से बाहर हो चुका वर्मेंट चिल्लाया कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा। ये देखकर स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट इंटरेस्टेड हो गया। वो बोला, बुरा नहीं, आखिर एक ढंग का ज़ॉम्बी मिला। उधर ज़ॉम्बी डॉन को पकड़कर वहाँ से भागने लगा। डॉन कंफ्यूज होकर पूछती है कि जब स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट यही है तो वो भाग क्यों रहे हैं? ज़ॉम्बी बस इतना कहता है, हम वर्मेंट को नहीं रोक सकते। ये सुनकर डॉन भी हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि वर्मेंट के पास सच में इमॉर्टल बॉडी है। लेकिन दूर से देखने वाले प्रेसिडेंट को ये सब डर कर भागना लगा। वो उनका मजाक उड़ाने ही वाला था कि तभी उसका वाइस प्रेसिडेंट वर्मेंट के एक पंच से उड़ गया। वो सीधे पीछे खड़े टैंक से जा टकराया। अब प्रेसिडेंट को भी खतरे का एहसास हुआ। वो मुड़ा, लेकिन उसका वाइस प्रेसिडेंट पहले ही डाउन हो चुका था। जब वो दोबारा पीछे मुड़ा तब वर्मेंट उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल लगातार पंचेस की आवाज गूंजने लगी और प्रेसिडेंट इमारतों के बीच इधर उधर उछलने लगा। कंट्रोल रूम में बैठा हरे बालों वाला सबऑर्डिनेट खुशी से चिल्लाया। उसने कहा कि वर्मेंट का पावर लेवल कमाल का है और स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बड़ी मुसीबत में है। प्रेसिडेंट ने जवाबी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वर्मेंट ने एक थप्पड़ मारकर उसे घुमा दिया। फिर एक किक मारकर उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया, जहां वो अपने वाइस प्रेसिडेंट से जा टकराया। अब स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों लड़ने लायक नहीं बचे थे। वर्मेंट उनके सामने टेलीपोर्ट हुआ, अपनी चेनसॉ उठाई और पूरी ताकत से नीचे मारने लगा। लेकिन किसी तरह प्रेसिडेंट ने
अपनी स्टील आर्मोर से उसे रोक लिया। दूर एक रूफटॉप पर ज़ॉम्बी, डॉन और एक दूसरा आदमी ये सब देख रहे थे। डॉन घबराकर बोली कि स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। हैरानी की बात ये थी कि पहले घमंड करने वाला वही प्रेसिडेंट अब वर्मेंट से पिट रहा था। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। ये देखकर डॉन और बाकी लोग भी परेशान हो गए। डॉन ने ज़ॉम्बी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। ज़ॉम्बी वर्मेंट को देख रहा था। उसे लगा कि अगर वो खुद बीच में गया तो उसकी असली पहचान खुल सकती है, इसलिए उसने डॉन से कहा कि वो नीचे जाकर वर्मेंट को हराए। डॉन तुरंत विरोध करने लगी। उसने कहा कि जब स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट तक नहीं जीत पाया तो उसका नीचे जाना खुद को थाली में सजाकर देने जैसा होगा। लेकिन ज़ॉम्बी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अचानक डॉन की बाह पर काट लिया। इसके बाद डॉन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। उसने पूछा, क्या अब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी? फिर उसने दोनों हाथों से अपनी छाती ढकी और गुस्से में पूछा कि क्या ज़ॉम्बी के मन में उसके लिए कोई गलत ख्याल है। ज़ॉम्बी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने बस कहा कि वर्मेंट पर अटैक करते समय थोड़ा कंट्रोल रखना। असल में ज़ॉम्बी ने अपने ताकतवर ज़ॉम्बी वायरस से डॉन के जीन्स को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया था। एक पल में डॉन की ताकत कई गुना बढ़ गई। उधर वर्मेंट स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट को खत्म करने ही वाला था। तभी डॉन अपनी गैटलिंग गन घसीटते हुए उसके सामने पहुंच गई। उसने वर्मेंट को चैलेंज दिया कि आकर उससे लड़े। वर्मेंट मुड़ा और पूछा कि वो खुद को क्या समझती है। डॉन आराम से आगे बढ़ी और उसे डींगे मारने वाला कहकर पूछा कि उसमें ऐसा खास क्या है। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी स्पेशल गैटलिंग गन निकाल ली। अगले ही पल अनगिनत गोलियां वर्मेंट की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन डॉन की हैरानी की बात यह थी कि वर्मेंट आराम से सारी गोलियां डॉज कर रहा था। हालांकि उसके पीछे खड़े स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट की हालत खराब हो गई थी। किस्मत से सारी गोलियां उसे बस छूने से बच गई। वाइस प्रेसिडेंट ने तुरंत प्रेसिडेंट को पकड़ा और दोनों को बैटल जोन से बाहर ले गया। तभी डॉन अचानक वर्मेंट के ठीक ऊपर पहुंच गई। उसने हवा में 360 डिग्री जंप लगाया। उड़ते हुए उसने 2 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स की पिंस निकाल दी। फिर उन दोनों ग्रेनेड्स को पूरी ताकत से वर्मेंट के मुंह में ठूंस दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। वर्मेंट पूरी तरह आग में घिर गया। लेकिन जब धुआं हटा तो वो ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो बोला, क्या तुम मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रही हो? इससे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके चेहरे पर बकशॉट की गोलियां लगी। डॉन शरारती मुस्कान के साथ फिर से बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी। वाइस प्रेसिडेंट ने ज़ॉम्बी से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है। ज़ॉम्बी बोला कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके जीन्स में थोड़ा बदलाव किया है और ये तो बस शुरुआत है। वो उसे इससे भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। उधर वर्मेंट भले ही इमॉर्टल था, लेकिन इतने जोरदार अटैक्स का दर्द उसे फिर भी महसूस हो रहा था। तभी डॉन जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसका शरीर फिर से इवॉल्व हो गया हो। ये देखकर स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट पूरी तरह डर गया और अब बस अपनी माँ के पास घर जाना चाहता था। अचानक वर्मेंट खुद डॉन की तरफ दौड़ा, लेकिन वो चूक गया। डॉन ने उसे सीधे जमीन में दे मारा। फिर एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी, जिससे वर्मेंट कई बार पलटियां खाते हुए दूर जा गिरा। इसके बाद डॉन ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और चिल्लाकर बोली, तो इमॉर्टल है ना, तो ये भी ट्राई कर ले। उसी समय बुरी तरह पिट चुका वर्मेंट पास रखा पेट्रोल का बैरल उठाकर पीने लगा। उधर डॉन का रॉकेट उसकी तरफ उड़ चुका था, लेकिन अगले ही पल वो बीच से 2 हिस्सों में कट गया। पेट्रोल पीने के बाद वर्मेंट की ताकत और बढ़ गई थी। फिर वर्मेंट ने एक तेज वार में डॉन को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। वर्मेंट घमंड से बोला कि वो इमॉर्टल है और सबको अपनी ताकत बचाने को कहा, लेकिन उसी समय रूफटॉप पर खड़े ज़ॉम्बी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगले ही पल डॉन का कटा हुआ शरीर अपने आप जुड़ने लगा। ये देखकर वर्मेंट भी शॉक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉन के पास भी रिजेनरेशन होगी। स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये देखकर और ज्यादा डर गए। अब वो दोनों भी बस अपनी माँ के पास घर जाना चाहते थे। उधर डॉन और वर्मेंट की लड़ाई और तेज हो गई। डॉन हंसते हुए बोली, तू बुरा नहीं है, चल खेल जारी रखते हैं। ये सुनकर वर्मेंट भी कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि आखिर असली ज़ॉम्बी कौन है। रूफटॉप पर खड़ा ज़ॉम्बी भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेनेटिक अपग्रेड के बाद डॉन की पोटेंशियल इतनी ज्यादा होगी, लेकिन उसका शरीर काफी डैमेज हो चुका था और 2 टुकड़ों में कटने का दर्द भी असली था। ज़ॉम्बी ने फैसला किया कि अब लड़ाई खत्म करनी होगी। उसने कहा कि जब वर्मेंट घर पर शांति से नहीं बैठ सकता तो उसे डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। ज़ॉम्बी के कंट्रोल करते
करते ही डॉन की पोटेंशियल एक बार फिर एक्टिवेट हो गई। अगले ही पल वो वर्मिंट के सामने पहुंच गई और एक पंच मारकर उसे आसमान में उड़ा दिया। फिर डॉन बिल्डिंग पर दौड़ी, वर्मिंट के पीछे पहुंची और अपनी गैटलिंग गन का पिछला हिस्सा उसके सिर पर दे मारा। धूल बैठने के बाद वर्मिंट गड्ढे से बाहर निकल ही रहा था कि उसने डॉन को फिर सामने खड़ा देखा। इसके बाद लगातार अटैक्स शुरू हो गए और वर्मिंट को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। जैसे ही डॉन अगला कॉम्बो शुरू करने वाली थी, वर्मिंट ने तुरंत हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। वो बोला कि अभी घर चला जाएगा और दोबारा कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये सुनकर ज़ॉम्बी चुपचाप देखता रहा। कंट्रोल रूम में बैठा हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट भी पूरी तरह स्टन था, लेकिन तभी डॉन ने अपनी मशीन गन नीचे रख दी और उसका पावर्ड अप स्टेट तुरंत खत्म हो गया। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी वही खत्म हो गई। गड्ढे में छिपे वर्मिंट ने ये देख लिया। वो तुरंत बाहर कूदा और डॉन के चेहरे पर स्नीक पंच मार दिया। ये देखकर ज़ॉम्बी गुस्से में बोला, तू कर क्या रही है? उसकी बातों पर भरोसा क्यों किया? उसने कहा कि जैसे ही डॉन ने अपना गार्ड नीचे किया, वो वापस नॉर्मल हो गई। डॉन को भी पछतावा हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पावर्ड अप स्टेट इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। वर्मिंट हंसते हुए बोला कि ये सब बस स्टिम्युलेंट्स थे। अब जब उनका असर खत्म हो गया है तो वो देखेगा कि डॉन कैसे मरेगी। ये सुनकर ज़ॉम्बी भी चुप हो गया। उसे लगने लगा कि अब शायद उसे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। उधर छिपकर देख रहा हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट बहुत खुश था। वो कह रहा था कि ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर है और ऊपर से चालाक भी। वो तेजी से कीबोर्ड चलाने लगा। उसे उम्मीद थी कि वर्मिंट अब सबको खत्म कर देगा। जैसे ही वर्मिंट डॉन और बाकी लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, हरे बालों वाले सबॉर्डिनेट ने सड़क पर एक और इंसान को आते देखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते ज़ॉम्बी को देखते ही वर्मिंट रुक गया। सबॉर्डिनेट को लगा कि अब एक और मजेदार लड़ाई शुरू होगी, लेकिन अगले ही पल वर्मिंट बोल तक नहीं पाया। ज़ॉम्बी ने उसे घूरकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे घर पर रहने को कहा था। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग रुक गए। उधर कंट्रोल रूम में हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट भी शॉक रह गया। वो जितनी कोशिश करता, वर्मिंट पर उसका कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा था। असल में ज़ॉम्बी के सामने आते ही वर्मिंट की यादें सैकड़ों साल पीछे चली गई थी। उस समय जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तब वर्मिंट सोचता था कि ज़ॉम्बी बस एक छोटा सा ज़ॉम्बी है और वो अपने इलाके का राजा था। शुरुआत में वर्मिंट ने उसे एक मामूली ज़ॉम्बी समझा, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी अपने सेकंड फॉर्म में आ गया। उसने वर्मिंट का मुंह पकड़ लिया और कहा, आज से तू मेरा सबॉर्डिनेट है, कोई दिक्कत है? ये सुनते ही वर्मिंट ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। सीन वापस वर्तमान में लौटता है। वर्मिंट अब भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट गुस्से में चिल्लाया कि वर्मिंट इमॉर्टल है। फिर वो इतना डर क्यों रहा है? लेकिन उसे ये नहीं पता था, पहले भी वर्मिंट एक बार ज़ॉम्बी की बात नहीं माना था। उसका नतीजा ये हुआ कि ज़ॉम्बी ने उसे टुकड़ों में काटकर पेड़ पर सूखे मांस की तरह सैकड़ों साल तक लटका दिया था। इसी वजह से अब हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट चाहे जितनी कोशिश कर ले, वर्मिंट का शरीर खुद ब खुद उसके कंट्रोल का विरोध कर रहा था। आखिरकार सबॉर्डिनेट इतना बुरी तरह बटन्स दबाने लगा कि ज़ॉम्बी कंट्रोल कंप्यूटर ही फट गया। उधर वर्मिंट डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। ये देखकर हरे बालों वाला सबॉर्डिनेट स्टन रह गया। वही तमाशा देख रहे बाकी तीनों लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। खुद ज़ॉम्बी भी पूरी तरह कंफ्यूज था। अपना प्लान फेल होता देखकर सबॉर्डिनेट गुस्से से भर गया। वो कुछ और करने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर जेमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जेमी ने कहा कि अब उसे भूल जाओ क्योंकि मेहमान खुद नीचे आने वाले हैं। इतना कहते ही आसमान में कई आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए। असल में बियॉन्ड एकेडमी और बाकी डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट्स वहां पहुंच चुके थे। किसी ने पूछा कि क्या प्रोफेसर जेमी नीचे ही छिपा है? सबॉर्डिनेट ने बताया कि वो लोग 6 मंजिल नीचे हैं और पूरा एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर का है। ये सुनकर सवाल उठा कि इतनी बड़ी अंडरग्राउंड जगह में उन्हें ढूंढेंगे कैसे, लेकिन जवाब आने से पहले ही स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ अपनी तलवार निकालकर बोला कि हर प्रॉब्लम को ताकत से सॉल्व किया जा सकता है। ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से कूद गया। किसी ने उसे ब्रूट कहा, लेकिन चीफ नहीं रुका। वो सोनिक बूम बनाते हुए नीचे बढ़ा और अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए स्टील टॉर्नेडो की तरह जमीन की तरफ गिरा। कुछ ही देर बाद जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। उसने धरती में लगभग 100 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया था। ये देखकर लैन चुप रह गई। उसे लगा कि वो जरूरत से ज्यादा लापरवाह है और कहीं नीचे कोई ट्रैप एक्टिवेट न हो जाए। लेकिन हेलीकॉप्टर में खड़ा बियॉन्ड एकेडमी का चीफ बिल्कुल परेशान नहीं था। उसने कहा कि एब्सोल्यूट पावर के सामने सारे ट्रैप्स बेकार होते हैं। फिर वो भी हेलीकॉप्टर से कूद गया। इसके बाद
सारी आर्म्ड फोर्सेस अंडरग्राउंड सिटी में घुस गई। उन्होंने काफी देर तक खोजा लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ये देखकर दोनों एकेडमी चीफ्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा शायद प्रोफेसर जेमी पहले ही भाग चुका है। उधर जमीन के ऊपर लैंड शिकायत कर रही थी कि बाकी सब लोग नीचे लोगों को पकड़ने गए हैं, जबकि उन्हें ऊपर गार्ड बनाकर छोड़ दिया गया है। उसका सबऑर्डिनेट तुरंत बोला कि क्योंकि वो उनके सीनियर्स है। इसी बीच सीन एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। प्रोफेसर जेमी और उसके सभी लोग वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जेमी बोला कि अब समय आ गया है कि वो लोग उसका महान एक्सपेरिमेंट देखें। फिर उसने प्लान ए शुरू करने का आदेश दे दिया। उधर अंडरग्राउंड सिटी में स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ एक बड़े सिलेंड्रिकल इनक्यूबेटर के पास पहुंचा। जिज्ञासा में उसने उस पर लगा लेबल फाड़ दिया। उस पर लिखा था, अंदर ज़ॉम्बी किंग है, अगर मर्द हो तो खोल कर दिखाओ। ये पढ़ते ही चीफ ने अपने लोगों को इनक्यूबेटर उड़ाने का आदेश दे दिया, लेकिन किसी ने उसे सावधान रहने को कहा। उनका असली मकसद लोगों को पकड़ना था, बेवजह मुसीबत खड़ी करना नहीं। ये देखकर हरे बालों वाला सबऑर्डिनेट जल्दी से जेमी को बताने लगा कि वो लोग फंसने वाले नहीं हैं। जेमी ने आराम से अपनी जेब से डेटोनेटर निकाला और बटन दबा दिया। असल में इनक्यूबेटर के पीछे एक रिमोट बॉम्ब छिपा हुआ था। बॉम्ब की आवाज सुनते ही चीफ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक ब्लास्ट हुआ और सारे सोल्जर्स आग में घिर गए। हालांकि स्टेनलेस स्टील एकेडमी के चीफ के लिए वो एक्सप्लोजन सिर्फ गुदगुदी जैसा था, लेकिन जब जेमी को पता चला कि इनक्यूबेटर के अंदर का क्रीचर बाहर आ चुका है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि आज से इंसानों का विनाश शुरू होगा। फिर उसने अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट को आदेश दिया कि वो सभी इंसानों को मार डाले, यहाँ तक कि उसे भी। सीन फिर अंडरग्राउंड सिटी में लौटता है। जैसे जैसे धुआं हटने लगा, दोनों एकेडमी चीफ्स के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। लेबल पर जिस ज़ॉम्बी किंग का जिक्र था वो असल में एक छोटा सा बेबी ज़ॉम्बी निकला, जिसके मुंह में अभी भी पैसिफायर था। दोनों चीफ्स उसे घूरते रह गए। स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ आगे बढ़कर उसे देखने ही वाला था कि बियॉन्ड एकेडमी के चीफ ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने कहा कि सावधान रहो, क्योंकि जो चीज जितनी हार्मलेस दिखती है अक्सर उतनी ही खतरनाक होती है। लेकिन स्टेनलेस स्टील एकेडमी के चीफ ने उसकी बात नहीं मानी और तलवार लेकर सीधे अटैक कर दिया। लेकिन वो बेबी ज़ॉम्बी अजीब तरह की स्पीड से बच गया और अगले ही पल अटैक करने वाले के सिर पर जा बैठा। ये देखकर चीफ तुरंत चिल्लाया कि उसे पहले से पता था। उसने सबको आदेश दिया कि तुरंत बाहर भागो, नहीं तो सब मर जाएंगे। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स बाहर भागने लगे, लेकिन स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ अभी भी उसे सीरियस नहीं ले रहा था। उसे यकीन नहीं था कि इतना छोटा ज़ॉम्बी कोई खतरा बन सकता है। उसने फिर से तलवार चलाई और ज़ॉम्बी को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वो छोटा ज़ॉम्बी 2 अलग अलग बॉडीज में बदल गया। ये देखकर स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ दंग रह गया। वो पूछने लगा कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी दोनों ज़ॉम्बी बॉडीज किसी अजीब लैंग्वेज में बात करने लगी और फिर वापस एक हो गई। उधर असली प्रोफेसर जेमी एक दूसरी बिल्डिंग की रूफ टॉप पर पहुंच चुका था। उसने अपने सबऑर्डिनेट को आदेश दिया कि ज़ॉम्बीज को छोड़ दो ताकि अफरातफरी में वो लोग आराम से भाग सके। अगले ही पल शहर के सारे ज़ॉम्बीज छोड़ दिए गए। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज के बड़े बड़े झुंड लैन और उसकी टीम की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन लैंड बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसका सबऑर्डिनेट बैकअप बुलाने ही वाला था कि लैंड ने उसे रोक दिया। वो आगे बढ़ी, अपने बालों की टाई निकाली और हल्का सा झटका दिया। अगले ही पल वो है टाई एक तेज तलवार में बदल गई। तलवार हाथ में आते ही लैंड किसी वॉरियर की तरह आगे बढ़ी। एक झटके में उसने सामने वाले ज़ॉम्बी के चेहरे पर किक मारी। फिर लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। सड़क पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसकी किक से हवा में उड़ गए। इसके बाद लैंड ने एक बड़े पेड़ को सहारा बनाया और उसे कैटपुल्ट की तरह उसे करके सीधे आसमान में छलांग लगा दी। ये देखकर उसका सबऑर्डिनेट दंग रह गया। हवा में पहुंचते ही लैंड ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक पूरी स्पीड से चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में वो वापस जमीन पर उतर आई और हवा में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज टुकड़ों में कट चुके थे। उसी समय उसका सबऑर्डिनेट आराम से लंच कर रहा था, लेकिन वो शॉक रह गया क्योंकि उसकी प्लेट में किसी तरह टॉप टियर ज़ॉम्बी सुशी आ गिरी थी। लैंड ने हाथ बांधते हुए कहा कि इतने ज़ॉम्बीज तो उसके वार्म अप के लिए भी काफी नहीं है। उधर रूफटॉप पर खड़ा हरे बालों वाला सबऑर्डिनेट गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी छोड़े गए ज़ॉम्बीज को लैंड इतनी जल्दी साफ कर देगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश चेनसो ज़ॉम्बी अभी यहाँ होता और इस परेशान करने वाली औरत को संभालता। उसने बाकी ज़ॉम्बीज को लैंड की तरफ भेजना शुरू किया, लेकिन तभी गली में
दो अजीब चेहरे दिखाई दिए। ये एगो और ब्लैकी थे जो वहाँ पहुँच चुके थे। ब्लैकी एक ज़ॉम्बी को घसीटते हुए आगे आया और पूछने लगा कि क्या उसने फोटो वाले चेनसो ज़ॉम्बी को देखा है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उस ज़ॉम्बी ने फोटो उसके हाथ से झटक दी। ये देखकर ब्लैकी चुप रह गया और बोला कि दूसरे इलाके के ज़ॉम्बीज कितने बदतमीज होते हैं। तभी एगो आगे आया और बोला कि अगर उन्हें वर्मिंट नहीं मिला तो किंग उन्हें भी सजा देगा। ये सुनकर ब्लैकी के पसीने छूट गए, लेकिन उसने कहा कि वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उधर अंडरग्राउंड सिटी में पैसिफायर चूस रहा छोटा ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें खेलने के लिए बुलाने लगा। ये देखकर दोनों एकेडमी चीफ्स चुप रह गए। स्टेनलेस स्टील एकेडमी वाला चीफ सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने तलवार निकाली और ज़ॉम्बी पर अटैक कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बी आराम से हर अटैक बचाता गया। इसके बाद चीफ ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार किया और ज़ॉम्बी को दो टुकड़ों में काट दिया। लेकिन दो हिस्सों में बंटा ज़ॉम्बी ऐसे उछलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर वापस जुड़ गया। ये देखकर चीफ गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर ज़ॉम्बी में दम है तो भागना बंद करे और सामने से लड़े। ये सुनते ही ज़ॉम्बी ने अपना पैसिफायर निकाल दिया और अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। 1 मीटर से भी छोटा ज़ॉम्बी अचानक एक लंबी और खूबसूरत फीमेल ज़ॉम्बी में बदल गया। ये देखकर दोनों एकेडमी चीफ्स दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। स्टेनलेस स्टील एकेडमी वाले चीफ ने मौका नहीं गवाया और तुरंत अपनी कटाना से फीमेल ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो खुद शॉक रह गया, क्योंकि फीमेल ज़ॉम्बी ने उसका अटैक सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लिया। इतना ही नहीं, चीफ जितनी भी ताकत लगाता उसकी तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ये देखकर चीफ समझ गया कि शायद वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुरंत मुड़ा और चिल्लाकर बियॉन्ड एकेडमी के चीफ को मदद के लिए बुलाने लगा। चीफ भी अपने मॉडल 1 आर्मो में लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन अटैक करने से पहले ही फीमेल ज़ॉम्बी ने उसके चेहरे पर घुटना मार दिया। उस वार की ताकत इतनी थी कि वो एक बड़ी बिल्डिंग को चीरता हुआ दूर जा गिरा और किस्मत से जाकर सीधा ब्लैकी और एगो के सामने आ गिरा। अचानक इंसान को सामने देखकर दोनों सोचने लगे कि क्या उसे बचाना चाहिए, लेकिन ब्लैकी ने तुरंत एगो को याद दिलाया कि वो ज़ॉम्बीज हैं। तभी अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरफ से एक और जोरदार धमाका सुनाई दिया। कुछ ही देर बाद स्टेनलेस स्टील एकेडमी वाला चीफ तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ वापस आया और कई बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ जा गिरा। ये देखकर वायलेट और लैन तुरंत उसके पास पहुंची और पूछा कि नीचे आखिर हुआ क्या है। दर्द से कराहते हुए चीफ ने पीछे की तरफ इशारा किया और बोला कि खुद जाकर देख लो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। वजह थी वो खूबसूरत ज़ॉम्बी जो आराम से रेलिंग पर झुककर जम्हाई ले रही थी। ये देखकर वायलेट को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। वही लैन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि दोनों मिलकर लड़ेंगी और उसे भागने नहीं देंगी। लेकिन 2 प्रेसिडेंट्स के सामने होने के बावजूद फीमेल ज़ॉम्बी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने उल्टा हाथ से इशारा करके दोनों को अपनी तरफ बुलाया। उधर ज़ॉम्बी और उसकी टीम आराम से स्क्यूअर्स ग्रिल कर रही थी। स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को चाय दे रहा था। ज़ॉम्बी ने कहा कि चाय बहुत सूखी है और ये सुनकर प्रेसिडेंट चाय बनाने वाले पर ही भड़क गया। तभी सड़क की तरफ से जोरदार आवाज आई। ज़ॉम्बी तुरंत खड़ा हो गया और बोला कि चलकर देखते हैं क्या हुआ है। उधर लैन ने पहला अटैक किया और अपनी तलवार फीमेल ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दी। तलवार सिर्फ उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा पाई। तुरंत बाद वायलेट तलवार निकालकर आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल फीमेल ज़ॉम्बी ने उसकी ठुड्डी पर किक मार दी। दर्द इतना था कि वायलेट लगभग बेहोश होने वाली थी। फीमेल ज़ॉम्बी ने कहा कि वायलेट की स्पीड बुरी नहीं है। ये सुनकर वायलेट और भड़क गई। उसने हवा में 360 डिग्री स्पिन लिया और पूरी ताकत से फीमेल ज़ॉम्बी के सिर पर किक मारी, लेकिन इतने जोरदार अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, लेकिन अफसोस। ये देखकर वायलेट बेचैन हो गई और तुरंत पीछे हट गई। उसी समय लैन तलवार लेकर आगे बढ़ी। उसकी काउंटलेस स्वॉर्ड स्लैशेस फीमेल ज़ॉम्बी के चारों तरफ घूमने लगी, यहाँ तक कि आसपास की बिल्डिंग्स भी टुकड़ों में कटने लगी। दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील एकेडमी वाला चीफ दर्द सहते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसने जल्दी से अपनी पैंट्स उतारी और गर्दन पर लगे एक बटन को दबा दिया। अगले ही पल कई मैकेनिकल साउंड्स गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह स्टील आर्मोर्ड नाइट में बदल चुका था। ये स्टेनलेस स्टील एकेडमी का सीक्रेट वेपन था, हार्ट ऑफ स्टील मार्काई। उधर लैन और वायलेट की लड़ाई लगातार जारी थी। दोनों मिलकर फीमेल ज़ॉम्बी पर दबाव बना रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों अपना फाइनल अटैक करने वाली थी, फीमेल ज़ॉम्बी ने अचानक अपनी बेहद लंबी जीभ बाहर निकाली और उसके शरीर में डरावने म्यूटेशंस
शुरू हो गए। ये देखकर लैन और वायलेट पूरी तरह शॉक रह गई। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये चीज है क्या। तभी फीमेल ज़ॉम्बी ने अपना हाथ जमीन पर मारा और एक जोरदार शॉकवेव निकली जिसने दोनों को दूर उड़ा दिया। जो फीमेल ज़ॉम्बी कुछ देर पहले खूबसूरत दिख रही थी वो अब एक बेहद मस्कुलर म्यूटेंट में बदल चुकी थी। उसके शरीर पर 8 पैक एब्स तक साफ दिखाई दे रहे थे। तभी ट्रांसफॉर्म हो चुका स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ वहां पहुंचा और दोनों को चेतावनी दी कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन चीफ खुद जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो सीधे उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के सामने गया और बोला कि फैसला एक ही पंच में करते हैं। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे पर पंच मारा। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराई एक भयानक शॉकवेव निकली जिसने लैन और वायलेट को फिर से दूर उड़ा दिया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पास मौजूद ज़ॉम्बी का भी ध्यान उधर चला गया। जब धुआं हटा तो स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ आधा टूट चुका था। दूसरी तरफ म्यूटेंट ज़ॉम्बी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने हंसते हुए कहा कि चीफ पहले ही हार चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी अब वहां पहुंचने ही वाला है। इसी बीच नया ज़ॉम्बी किंग अपनी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। जो कभी छोटा सा पैसिफाई वाला ज़ॉम्बी था अब वो असली ज़ॉम्बी किंग बन चुका था। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने भी लैन और बाकी लोग हार नहीं मान रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार थी। ज़ॉम्बी किंग ने बस हाथ उठाया और स्टेनलेस स्टील एकेडमी चीफ की मैक सूट टूटकर बिखर गई। लैन और वायलेट भी सैकड़ों मीटर दूर हवा में उड़ गई। किस्मत से दोनों सीधे ज़ॉम्बी के सामने गिरी और ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ लिया। ज़ॉम्बी और उसके साथियों ने दोनों की हालत पूछी। वायलेट ने तुरंत चेतावनी दी कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सामने ज़ॉम्बी किंग है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ज़ॉम्बी किंग ने बाकी ज़ॉम्बीज को आदेश दिया, जाओ इन्हें खा जाओ। आदेश मिलते ही अनगिनत ज़ॉम्बीज लैन और बाकी लोगों की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर ज़ॉम्बी गुस्से में आ गया। उसने लैन और वायलेट को नीचे रखा और जोर से चिल्लाया, दफा हो जाओ। इतना सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज वहीं रुक गए। अब वो ज़ॉम्बी को देखकर सावधान हो चुके थे। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि आखिर ज़ॉम्बी है कौन। ज़ॉम्बी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज के बीच आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम खुद को ज़ॉम्बी किंग कहते हो तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। कुछ ही पलों में पूरा ज़ॉम्बी होर्ड ज़ॉम्बी के पैरों में झुका हुआ था। ज़ॉम्बी ने ज़ॉम्बी किंग से पूछा कि वो अचानक चुप क्यों हो गया। ज़ॉम्बी किंग मुस्कुराया और समझ गया कि ज़ॉम्बी भी उन्हीं की तरह है। उसने कहा कि फिर उसे भी किंग कहा जाना चाहिए। इतना कहकर उसने ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोरदार पंच मार दिया। लेकिन ज़ॉम्बी ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या आज खाना नहीं खाया। ये सुनकर ज़ॉम्बी किंग और भड़क गया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही ज़ॉम्बी का पंच सीधे उसके पेट में लगा। उस एक पंच की ताकत से ज़ॉम्बी किंग कई किलोमीटर दूर उड़ गया और आखिर में समुद्र में मौजूद एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा गिरा। रूफटॉप पर खड़ा प्रोफेसर जेमी ये देखकर स्टन रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर अचानक कहां से आ गया। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी किंग हंसने लगा। उसने कहा कि आखिर उसे कोई ऐसा मिला है जो लड़ने लायक है। इतना कहकर वो समुद्र में कूद गया और कुछ ही सेकंड में हजारों टोन वजनी सबमरीन उठाकर आसमान में ले आया। फिर उसने उसी सबमरीन को हथियार की तरह ज़ॉम्बी पर दे मारा। उधर रूफटॉप पर ब्लैकी चीफ का इलाज कर रहा था। तभी उसे किंग की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक सबमरीन के अंदर से एक परछाई निकली। ज़ॉम्बी आसमान में पहुंच गया और उसने रस्सी फेंककर ज़ॉम्बी किंग की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल ज़ॉम्बी ने उसके चेहरे पर इतनी जोरदार किक मारी कि उसका चेहरा अंदर धंस गया। अब ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह गुस्से में था। वो वापस जमीन पर आया, सबमरीन फिर उठाई और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर दे मारी। इस बार ज़ॉम्बी हजारों किलोमीटर दूर उड़कर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा गिरा। ज़ॉम्बी ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुझे चीजें फेंकने का इतना शौक है क्या। उधर ज़ॉम्बी किंग की ताकत देखकर चीफ घबरा गया। उसने कहा कि सबको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रोफेसर जेमी ने जो बनाया है वो ज़ॉम्बी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ब्लैकी हंस पड़ा। उसने चीफ से कहा कि ध्यान से देखो, इस दुनिया में कोई भी उनके किंग को नहीं हरा सकता, भगवान भी नहीं। उधर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़ॉम्बी अचानक गायब हुआ और अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग के सामने पहुंच गया। ज़ॉम्बी किंग खुद शॉक रह गया कि उसकी स्पीड इतनी बढ़ कैसे गई। इसके बाद ज़ॉम्बी का पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा और ज़ॉम्बी किंग पृथ्वी से बाहर जा पहुंचा। लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसके पीछे जाकर टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ ज़ॉम्बी किंग चांद पर जा गिरा। ये देखकर डॉन और बाकी लोग पूरी तरह स्टन रह गए। लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग ने एयरक्राफ्ट कैरियर को किक मार दी और उसी फोर्स से खुद वापस अर्थ की तरफ उड़ पड़ा। अब एयरक्राफ्ट कैरियर और ज़ॉम्बी किंग दोनों पूरी स्पीड से ज़ॉम्बी की तरफ आ रहे थे। ये देखकर ज़ॉम्बी भी हवा में छलांग लगाकर
उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर घुस गया और वहां मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचा, एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ और उसकी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। ये देखकर डॉन और बाकी लोग घबरा गए, लेकिन जब मशरूम क्लाउड धीरे धीरे गायब हुआ तो ज़ॉम्बी बिल्कुल सही सलामत एक बैटलशिप पर उतर आया। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी किंग भी पानी के पार एक दूसरे जहाज पर जा गिरा। ज़ॉम्बी ने कहा कि इतना डैमेज तो उसे गुदगुदी भी नहीं करता। ये सुनकर ज़ॉम्बी किंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अगले ही पल उसकी दोनों बाहें तेजी से लंबी होने लगी और सीधा ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ी। एक ही झटके में ज़ॉम्बी को मारकर वापस शहर की एक ऊंची बिल्डिंग पर दे मारा गया। ज़ॉम्बी किंग ने कहा कि जब दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं हरा सकता तो क्यों न मिलकर दुनिया तबाह कर दे। उधर चीफ, ब्लैकी और एगो के साथ खड़ा डरते डरते ये सब देख रहा था। उसने कहा कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद ज़ॉम्बी कितना खतरनाक हो जाता है वो जानता था। लेकिन तभी ब्लैकी ने उसकी बात काट दी और पूछा, किसने कहा कि हमारा किंग सिर्फ एक बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है? ये सुनकर चीफ शॉक रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज़ॉम्बी का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है। उधर ज़ॉम्बी मलबे से उठकर खड़ा हुआ और बोला कि उसे दुनिया तबाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने कहा कि हर समय दुनिया खत्म करने की बातें सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। ये सुनकर ज़ॉम्बी किंग कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने फिर से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसकी पुरानी बेजान स्किन धीरे धीरे उतरने लगी और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो गोरी स्किन वाले एक यंग लड़के में बदल गया। ये देखकर सभी लोग शॉक रह गए। उधर एगो ने चीफ के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि अब उनके किंग की असली ताकत देखो। जब चीफ ने बिल्डिंग पर खड़े उस नए ज़ॉम्बी को देखा तो वो यकीन ही नहीं कर पाया। सब लोग उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लगे। कोई कह रहा था कि वो अपने दुश्मन से बिल्कुल अलग दिख रहा है, कोई कह रहा था कि वो इंसान जैसा लग रहा है और कोई कह रहा था कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी आसपास बारिश शुरू हो गई। ज़ॉम्बी किंग भी कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि आखिर ज़ॉम्बी इंसान है या ज़ॉम्बी। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसका पंच ज़ॉम्बी के चेहरे तक पहुंचने वाला था, आसपास सब कुछ अजीब हो गया। बारिश की बूंदें हवा में ही रुक गई। उसी समय ज़ॉम्बी ने आराम से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग का शरीर टुकड़ों में बंट गया और रुकी हुई बारिश उल्टी तरफ वापस जाने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वायलेट और बाकी लोग भी हवा में तैरने लगे। यहाँ तक कि समुद्र की मछलियां भी ऊपर उठने लगी, जैसे ग्रेविटी ही उलट गई हो। अब ज़ॉम्बी किंग के शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि ज़ॉम्बी और उसके बीच कितना बड़ा फर्क है। ज़ॉम्बी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तेरा बाप हूँ। उसी समय आसमान में एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन गया। डॉन ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। उधर ज़ॉम्बी की पावर खत्म होते ही वायलेट और लैंड वापस नीचे गिर गई और ग्रेविटी नॉर्मल हो गई। वायलेट पूरी तरह स्टंट थी। वो सोच रही थी कि क्या ये सच में किसी ज़ॉम्बी की ताकत हो सकती है। तभी 100 टन की एक व्हेल आसमान से गिरकर एक ऊंची बिल्डिंग पर जा गिरी। ये देखकर प्रोफेसर जेमी भी शॉक रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा था। उधर ज़ॉम्बी किंग अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जमीन से उछला और जोर से चिल्लाया, रिजेनरेशन। उसका कटा हुआ शरीर फिर से जुड़ने लगा। उसने कहा कि वो ज़ॉम्बी किंग है, एक ऐसी लाइफ फॉर्म जिसे मारा नहीं जा सकता और ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ज़ॉम्बी ने फिर से हाथ उठाया। अगले ही पल एक ताकत ने ज़ॉम्बी किंग को खींचकर उसके सामने ला खड़ा किया। ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घूरते हुए कहा कि उसे मौत का मतलब ही नहीं पता। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के लिए शरीर का खत्म होना जरूरी है? ये सुनकर ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह चौंक गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नजर ज़ॉम्बी की डरावनी आंखों से मिली। अगले ही पल उसका दिमाग एक अजीब जगह पहुंच गया। वहां अर्थ के ऊपर बहुत बड़ी स्पेसशिप्स मंडरा रही थी। उनमें से एक मेन शिप पर मैक आर्मोर पहने एक आदमी खड़ा था, जो ढेर सारे मैक वॉरियर्स को अर्थ पर अटैक करने का आदेश दे रहा था। उन एंशिएंट वंस के सामने जो अकेला खड़ा था वो ज़ॉम्बी था, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी बोला, इंसानों की सिविलाइजेशन 6 बार खत्म हो चुकी है और ये आखिरी बार होगी। एंशिएंट वंस ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे ताकि वो एक बार फिर इंसानों को खत्म न कर सके, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी स्पेसशिप्स आग में घिर गई। स्पेस के अंदर ज़ॉम्बी पूरी फ्लीट को तबाह कर रहा था। फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। ज़ॉम्बी किंग दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी के हाथ में पकड़े उसके शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। दूर खड़ी वायलेट और बाकी लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि ज़ॉम्बी ने ज़ॉम्बी किंग की गर्दन पकड़ी और वो तुरंत हिलना बंद कर गया। फिर ज़ॉम्बी ने अपनी पकड़ छोड़ दी।
ज़ॉम्बी किंग सीधे रूफटॉप से नीचे गिरा और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा लगा। अब वो पूरी तरह बेहोश था। ये देखकर चीफ यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि ज़ॉम्बी किंग ज़ॉम्बी के तीसरे फॉर्म को देखकर ही डर के मारे बेहोश हो गया। उधर प्रोफेसर जेमी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस ज़ॉम्बी किंग पर उसने इतनी मेहनत की थी वो इतनी आसानी से हार गया था। उसका सबऑर्डिनेट घबराकर बोला कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बी उनके पास पहुंच चुका था। प्रोफेसर जेमी ने पूछा कि ज़ॉम्बी को कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ हैं, जबकि उन्होंने खुद को कभी सामने नहीं दिखाया था। ज़ॉम्बी का चेहरा देखते ही हरे बालों वाला सबऑर्डिनेट डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी ने पूछा कि वो लोग सरेंडर करेंगे या ज़ॉम्बी किंग के पास जाना पसंद करेंगे। ये सुनते ही सबने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर जेमी भी मन मारकर सरेंडर करने को मजबूर हो गया और इस तरह प्रोफेसर जेमी आखिर में बियॉन्डस एकेडमी के हाथों पकड़ा गया। सब कुछ खत्म होने के बाद डॉन और वायलेट ने देखा कि ज़ॉम्बी एक तरफ बैठा कुछ सोच रहा है। असल में वो वापस अपने पुराने फॉर्म में लौट चुका था। वायलेट ने डॉन से कहा कि वो जाकर उससे बात करे। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर डॉन सफल हो गई तो उसे वाइस प्रेसिडेंट का पद दे देगी। डॉन मजबूरी में उसकी तरफ बढ़ी और हिम्मत करके ज़ॉम्बी को हेलो कहा। तभी ज़ॉम्बी अचानक खड़ा हो गया, जिससे डॉन घबरा गई। लेकिन ज़ॉम्बी ने बस इतना कहा, मुझे अभी भी वो इंडिस्ट्रक्टिबल कपड़ा चाहिए। ये सुनते ही डॉन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि ज़ॉम्बी अब फिर से पहले जैसा हार्मलेस हो गया है। फिर उसने पूछा कि क्या उसे याद है अभी क्या हुआ था। ज़ॉम्बी बोला कि उसकी याद थोड़ी धुंधली है, लेकिन उसे इतना पता है कि उसने शायद पहले भी ऐसे बहुत से अजीब लोगों को हराया है। सीन अब उस प्रिजनर कन्वॉय पर चला गया जिसमें प्रोफेसर जेमी और उसका सबऑर्डिनेट ले जाए जा रहे थे। जेमी धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था कि उसे किसी भी हाल में ज़ॉम्बी के जीन्स हासिल करने होंगे ताकि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर क्रीचर बना सके। उधर ज़ॉम्बी का सालों पुराना सपना आखिर पूरा हो चुका था। अब उसके लोगों के पास सिर्फ शांति भरी जिंदगी ही नहीं थी, बल्कि इंसानी फौज भी उनकी सुरक्षा कर रही थी। असल में प्रोफेसर जेमी के पकड़े जाने के बाद इंसानों ने ज़ॉम्बी को सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया था और उसे एक शहर संभालने का अधिकार भी दे दिया था। लेकिन ज़ॉम्बी ने खास तौर पर एज सिटी मांगा। इंसान कंफ्यूज हो गए और पूछने लगे कि उस उजड़े हुए शहर में ऐसा क्या है। लेकिन ज़ॉम्बी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि वो एज सिटी को अच्छे से संभालेगा। इस तरह ज़ॉम्बी सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बना, बल्कि एज सिटी की जिम्मेदारी भी उसे दे दी गई। ये खबर सुनकर बियॉन्डस एकेडमी के लोग हैरान रह गए। वायलेट भी सिर पकड़कर बैठ गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बी आखिर सोच क्या रहा है। असल में ज़ॉम्बी एज सिटी इसलिए चाहता था क्योंकि वहाँ अभी भी उसके हजारों लोग रहते थे। उन्हें जल्दी बसाने के लिए उसने सोसाइटी की आर्मी को सड़कों पर सुरक्षा के लिए लगा दिया। एक ऊंची बिल्डिंग से ज़ॉम्बी अपने लोगों को देखकर खुश हो रहा था। तभी ब्लैकी उसके पास आया और बोला कि उसके आदेश के मुताबिक सभी लोगों को नई जगह पहुंचा दिया गया है। अब आखिरकार उनके पास अपना घर है। उधर शहर में इंसानी सैनिक ट्रेनिंग कर रहे थे। एक ज़ॉम्बी बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सैनिक उन पर उन आग उगलने वाले हथियारों से अटैक करेंगे। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली कि अब वो प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी के नागरिक है और अब से ये सैनिक उनकी रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ सैनिक खुद सोच रहे थे कि ये लोग पागल हैं या क्या। रूफटॉप पर ज़ॉम्बी के बाकी साथी भी बहुत खुश थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उनका अपना शहर होगा। ज़ॉम्बी ने कहा कि कभी कभी किसी जाति को जिंदा रहने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। तभी ब्लैकी ने पूछा कि क्या वर्मिंट अभी भी कई महीनों से लटका हुआ है। ज़ॉम्बी ने हाथ हिलाकर कहा कि उसे और लटकने दो। बेचारा वर्मिंट सिटी हॉल पर लटका हुआ रो रहा था। उसका चेहरा सूख कर मम्मी जैसा हो चुका था। वो बार बार कह रहा था कि उससे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे नीचे उतार लिया जाए। उधर डॉन और वायलेट स्पारिंग मैच कर रही थी ताकि डॉन की नई ताकत को टेस्ट किया जा सके। वायलेट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बदल चुकी डॉन इतनी ताकतवर होगी। सिर्फ एक क्लैश में ही वायलेट को अंदरूनी चोट लग गई। डॉन ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं की। ये सुनकर वायलेट का पारा चढ़ गया। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर डॉन के पीछे पहुंच गई, लेकिन अटैक करने से पहले ही डॉन का सिर 180 डिग्री घूम गया। ये देखकर वायलेट खुद डर गई। वो तुरंत हाथों के सहारे पीछे की तरफ उछली और पूछने लगी कि डॉन अभी भी इंसान है भी या नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही डॉन मुड़ी और अपनी गैटलिंग गन उठा ली। ये देखकर वायलेट तेजी से पीछे हटी। अगले ही पल गैटलिंग गन की आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। डॉन हंसते हुए पूछने लगी कि क्या अब वो भी प्रेसिडेंट
बन सकती है। ये सुनते ही वायलेट और गुस्सा हो गई। वो गोली की तरह डॉन की तरफ दौड़ी और एक वार में उसकी गैटलिंग गन को कबाड़ बना दिया। डॉन हंसकर पूछ ही रही थी कि बस इतनी ताकत है। तभी वायलेट ने उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन वायलेट खुद शॉक रह गई। उसने पूछा कि डॉन ने बचने की कोशिश क्यों नहीं की, मगर 2 टुकड़ों में बंटी डॉन डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक अजीब नजारा देखने को मिला। डॉन का शरीर धीरे धीरे जुड़ने लगा और कुछ ही देर में वो फिर से पहले की तरह खड़ी हो गई। वायलेट समझ नहीं पा रही थी कि ज़ॉम्बी ने आखिर उसके साथ किया क्या है। डॉन मुस्कुराकर पूछने लगी कि अब वो कैसी लग रही है और क्या इतनी ताकत के बाद प्रेसिडेंट बनना कोई मुश्किल बात है। इतना कहकर उसने अचानक वायलेट पर पंच मार दिया। एक धमाके के साथ वायलेट दीवार से जा टकराई और लड़ने लायक नहीं बची। डॉन घबराकर उसके पास गई और पूछने लगी कि वो ठीक तो है, कहीं उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया। वायलेट ने पूछा कि क्या ज़ॉम्बी के काटने के बाद वो ज़ॉम्बी बन गई है। डॉन ने उसे याद दिलाया कि कल लैब में उसकी जांच हुई थी और उसके सारे सेल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। वायलेट ने पूछा कि फिर उसका सिर 360 डिग्री कैसे घूम जाता है और उसका शरीर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाता है। डॉन ने बताया कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है और जब उसका मूड खराब होता है तो वो स्टिमुलेंट यूज करके खुद को और मजबूत बना सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये सुनकर वायलेट कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक अरीना से बाहर भाग गई। डॉन की पावर देखकर वो बिना रुके सीधे एज सिटी पहुंच गई। उधर सिटी हॉल में ज़ॉम्बी अपने साथियों को काम बांट रहा था। सबसे पहले उसने एज सिटी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ब्लैकी को देने का फैसला किया। ज़ॉम्बी ने कहा, आज से तुम ट्रेजरी डायरेक्टर हो। इतना कहते ही मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। सांस फूलती हुई वायलेट अंदर आई। ज़ॉम्बी उसे देखकर खुश हुआ और पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वायलेट उसके पास पहुंच गई। ज़ॉम्बी कुछ समझ पाता उससे पहले वायलेट ने उसका मुंह खोला और जबरदस्ती उससे खुद को कटवा लिया। फिर वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चली गई। सिटी हॉल से बाहर निकलते ही उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और बोली कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। उसे याद दिलाया गया कि ज़ॉम्बी लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। असिस्टेंट को डर था कि ज़ॉम्बी उससे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वायलेट को कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि इतनी ताकत पाने के लिए अगर ज़ॉम्बी उसे गाना गवाए, डांस करवाए या रैप करवाए तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं। उधर ज़ॉम्बी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। फिर भी उसकी प्लानिंग की वजह से एज सिटी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ गई। लोग शांति से रहने लगे, काम करने लगे और शहर में अलग अलग दुकानें भी खुलने लगी, जैसे ज़ॉम्बीज का हेयर सैलून, ज़ॉम्बी रियल एस्टेट कंपनी और यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ड्राइविंग स्कूल भी। हालांकि ज़ॉम्बीज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। उस समय ज़ॉम्बी अपने शहर को देखकर संतोष महसूस कर रहा था। उसका कई साल पुराना सपना आखिर पूरा हो चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उससे भी बड़ा खतरा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक आंख वाली एक महिला ज़ॉम्बी की फाइल देख रही थी। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि बियॉन्ड एकेडमी ने ज़ॉम्बी जैसे इंसान को प्रेसिडेंट क्यों बना दिया। तभी उसके साथ वाले ने कहा कि उसने सुना है ये ज़ॉम्बी असल में एक ज़ॉम्बी है। महिला ने तुरंत बात टाल दी और कहा कि एकेडमीज में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना आम बात है। उसे यकीन नहीं था कि कोई एकेडमी किसी ज़ॉम्बी को प्रेसिडेंट बना देगी। हालांकि उसे ज़ॉम्बी बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर में उसने कहा कि एज सिटी पहुंचकर पता चल ही जाएगा कि ये ज़ॉम्बी आखिर है क्या। उधर नॉर्थ पोल की बर्फीली जगह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा था। इंसानों ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल शिप भी वहां भेजा था। कुछ ही देर में एक्सपेडिशन टीम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। किसी ने बताया कि वहां 500 मीटर गहरी बर्फ के नीचे एक बहुत पुरानी बॉडी मिलने का शक है। सबको उम्मीद थी कि अगर उस बॉडी को पूरा बाहर निकाल लिया गया तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। क्रेन की मदद से बर्फ का बड़ा टुकड़ा ऊपर खींचा जाने लगा। प्रोफेसर स्ट्रेंज ने कहा कि उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। जैसे जैसे आइस ब्लॉक बाहर आया, उसके अंदर मौजूद बॉडी साफ दिखाई देने लगी। देखने में वो किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। प्रोफेसर स्ट्रेंज अभी इस खोज को देखकर शॉक ही था कि तभी उसके बगल में खड़े असिस्टेंट का मुंह किसी ने दबा दिया और उसके गले में काट लिया। ये देखकर प्रोफेसर घबरा गया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही दूसरा आदमी उसे भी गिरा चुका था। असल में ये लोग एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे और उनका निशाना वही आइस ब्लॉक था। उनका लीडर आगे बढ़ा और आइस पिक से बर्फ तोड़ने लगा। जैसे ही बर्फ टूटी, अंदर मौजूद सूखी हुई बॉडी में फिर से जान लौटती हुई दिखाई देने लगी।
लगी। ये देखकर पास खड़े एक वैम्पायर ने तुरंत अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया। फिर सभी लोग उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और बोले, ब्लड क्वीन की जय हो, हमारी क्वीन हमेशा जवान रहे। ब्लड क्वीन ने आंखें खोली और पहला सवाल पूछा, क्या वो बेवकूफ ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है? उसके सबॉर्डिनेट ने बताया कि ज़ॉम्बी सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा है और पिछली ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने के बाद वो फिर से इंसानों के साथ रह रहा है। ये सुनकर ब्लड क्वीन हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा कि अगर ज़ॉम्बी नहीं होता तो शायद उसकी जिंदगी काफी बोरिंग होती। फिर उसने कहा कि इस बार वो उससे दोबारा नहीं हारेगी। उधर एज सिटी में ज़ॉम्बी आराम से चाय पी रहा था कि तभी वायलेट का अर्जेंट मैसेज आया और उसे एकेडमी हेडक्वार्टर्स बुला लिया गया। कारण ये था कि नॉर्थ पोल वाली एक्सपेडिशन टीम के एक मेंबर में अचानक बदलाव आ गया था और उसने पूरी टीम को मार डाला था। ये देखकर वायलेट और लैन दोनों कंफ्यूज थी। वो आदमी ज़ॉम्बी जैसा भी नहीं लग रहा था। कोई रास्ता न देखकर उन्होंने ज़ॉम्बी को बुला लिया क्योंकि उनके हिसाब से वो इस मामले का एक्सपर्ट था। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी हेडक्वार्टर्स पहुंच गया, लेकिन अंदर घुसते ही वो रुक गया क्योंकि वहां मौजूद एक भी इंसान नॉर्मल नहीं लग रहा था। आयरन क्लब एकेडमी के प्रेसिडेंट यांग ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और कहा कि ज़ॉम्बी वही है जिसने प्रोफेसर जेमी को पकड़ा था। ये सुनते ही ज़ॉम्बी तुरंत उससे हाथ मिलाने पहुंच गया और बोला कि हाँ वही था। लेकिन हाथ मिलाने के बाद प्रेसिडेंट यांग हंस पड़ा और बोला कि प्रोफेसर जेमी तो बहुत छोटा खिलाड़ी था, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी प्रेसिडेंट्स को लगा कि ज़ॉम्बी कोई खास नहीं है, लेकिन स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ अकेला एक कोने में खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था। उधर ज़ॉम्बी लैब में पहुंच गया। स्पीशीज पहचानने की बात आई तो वो खुद भी श्योर नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस आदमी की गर्दन पर बने 2 छेदों पर पड़ी, उसकी बहुत पुरानी यादें वापस आने लगी। वायोलेट ने पूछा कि क्या उसे कुछ समझ आया। तभी रिसर्च साइंटिस्ट अचानक चीखने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी को देखते ही वो शांत हो गया। असल में ज़ॉम्बी अपने सेकंड फॉर्म में जा चुका था। ज़ॉम्बी ने कहा कि ये तो ब्लड ट्राइब है। उसके आसपास से एक डरावना ऑरा निकलने लगा। अगले ही पल लैन और बाकी लोग दूर जा गिरे। ज़ॉम्बी हैरान था कि ये स्पीशीज अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे लगा था कि वो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि कई प्रेसिडेंट्स दूर जा गिरे। आयरन क्लब वाला प्रेसिडेंट भी बुरी तरह हिल गया। सब लोग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी ज़ॉम्बी हंस पड़ा। उसने कहा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसे लगा था कि उसने 1000 साल पहले सारे वैम्पायर्स खत्म कर दिए थे। फिर उसने साइंटिस्ट को पकड़ लिया और पूछा कि वो छोटी लाल बालों वाली लड़की कहाँ है जो उसे हमेशा पॉइजन देती रहती थी। लेकिन साइंटिस्ट अभी अभी वैम्पायर बना था, इसलिए उसे ब्लड क्वीन के बारे में कुछ नहीं पता था। मनचाही जानकारी न मिलने पर ज़ॉम्बी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया। उधर हॉल में आयरन क्लब का प्रेसिडेंट अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि अभी जो हुआ उसके पीछे ज़ॉम्बी था। सिर्फ स्टेनलेस स्टील एकेडमी का चीफ एक तरफ खड़ा पछता रहा था कि वो घर पर ही क्यों नहीं रहा। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी कमरे से बाहर निकला। वायोलेट और बाकी लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और पूछा कि उसे कुछ खास पता चला या नहीं। ज़ॉम्बी ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक सब लोग सावधान रहें तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया और वही खड़ा सोचने लगा। ये देखकर वायोलेट और डॉन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने अपना सिर खुजलाया और बोला कि वो अभी क्या सोच रहा था ये भी भूल गया। उधर शहर के दूसरी तरफ एक बड़ी विला के पास जालों से भरी एक तंग गली में ब्लड क्वीन खड़ी थी और उसका चेहरा देखने लायक था। तभी किसी ने पास में एक कॉर्न फेंका। असल में एक आदमी ने उन्हें भिखारी समझ लिया था और दया करके $1 दे गया था। ये देखकर लैंडलिंग तुरंत खुश हो गया और पैसे उठाने दौड़ पड़ा। ब्लड क्वीन ने गुस्से में पूछा कि अगर सबकी हालत ऐसी हो गई थी तो उसे जगाया ही क्यों गया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही पास खड़ी लड़की रोने लगी। उसने बताया कि ब्लड क्वीन के ज़ॉम्बी से हारने के बाद वैम्पायर्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। ज़ॉम्बी से बचने के लिए उन्हें मरे होने का नाटक करना पड़ा। उस दिन के बाद वो इंसानों और ज़ॉम्बीज दोनों से छिपकर रहने लगे और इतने सालों से इसी घाटी में छुपे हुए थे। ये सुनकर ब्लड क्वीन गुस्से से भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वैम्पायर्स की हालत इतनी खराब हो गई है, लेकिन फिर उसने खुद माना कि अभी उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो ज़ॉम्बी को हरा सके। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।